वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द एपिक पॉडकास्ट विद यशांक। इन पॉडकास्ट पे हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए बहुत सी जिंदगियों में बदलाव लाए हैं। आई थिंक पेरेंट्स मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में रिवील करते हैं ऑटिज्म है। एक पेरेंट जो कि ऑलरेडी हमसे थेरेपी करा के एक रेगुलर स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं, वो कभी जाके दूसरे पेरेंट को नहीं बोलेगा कि आप उस थेरेपिस्ट के पास चले जाओ। कभी सुसाइड हुआ है या फिर पेरेंट्स ने कभी सुसाइड किया इसकी वजह से? बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल। आज का एपिसोड मेरे दिल के बहुत करीब है। आज हम बात करने वाले हैं ऑटिज्म के बारे में। आज हमारे साथ हैं मिसेस संदीप कौर, एक थेरेपिस्ट जिनकी पहचान उनके प्रोफेशनल स्किल से नहीं बल्कि उनके दिल से होती है। मिसेस संदीप कौर उन बच्चों के साथ काम करती हैं जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से गुजर रहे होते हैं, जो अक्सर लोगों के लिए कंफ्यूजन का सोर्स है और कुछ लोगों के लिए है मेडिकल टर्म, कुछ के लिए एक चैलेंज। लेकिन उन परिवारों के लिए जिनके बच्चों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, ये पूरी दुनिया है जो समझना, जीना और एक्सेप्ट करना सीखना पड़ता है। आज के इस पॉडकास्ट में हम ये समझेंगे कि ऑटिज्म क्या है, कैसे इसे अर्ली स्टेज में पहचाना जा सकता है और क्या रोल होता है एक थेरेपिस्ट का। हम ये भी जानेंगे कि सोशल स्टिग्मा से परे जाकर किस तरह अवेयरनेस और एम्पैथी के जरिए सोसाइटी में बदलाव लाया जा सकता है। मिसेस कौर का ये सफर प्रोफेशनल नहीं, डीपली पर्सनल भी है। उनका ये विजन है हर बच्चा अपने तरीके से दुनिया को महसूस करे और सोसाइटी के उस तरीके को समझे और एक्सेप्ट करे। तो चलिए इस मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन में डूबते हैं। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, ये एक नई सोच की शुरुआत है। प्लीज वेलकम द इनक्रेडिबल मिसेस संदीप कौर ओनली ऑन द एपिक पॉडकास्ट विद यशांक। थैंक यू सो मच मैम यहाँ पे आने के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर inviting me here, I guess. थैंक यू मैम, थैंक यू। और जब हम मैम से हम अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे थे तो हमें पता लगा कि आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है, राइट मैम? करेक्ट। एंड बाय गॉड ग्रेस या बाय चांस ऐसा हुआ है कि वी आर डूइंग पॉडकास्ट। सो मैम मैं जानना चाहूँगा कि व्हाट वाज योर जर्नी, कि आपने जब 20-22 साल पहले शुरू किया इस फील्ड में आए, तो व्हाट वाज योर इनिशियल थॉट्स कि मुझे यही एक प्रोफेशन या यही फील्ड में क्यों आना है? व्हेन आई स्टार्टेड तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे इसी फील्ड में आना है या मुझे किसी और फील्ड में आना है। आई गेस आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस फील्ड एज अ वॉलंटियर जब शुरू किया था। तो जब आप करने लगते हो तो आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है किसी भी एरिया में, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में। व्हेन आई यूज्ड टू सी दीज सॉर्ट ऑफ किड्स, उस टाइम पे तो शायद आई वाज आल्सो अ किड ओनली, तो इतना थॉट ही नहीं था। आई वाज जस्ट अ टीन, राइट। सो उस टाइम पे थॉट भी नहीं था इतना कि मुझे कुछ इसी फील्ड में आई विल डू समथिंग रियली बिग फॉर द किड्स एंड द सोसाइटी। बट हाँ, धीरे धीरे करते करते आई गेस इंटरेस्ट डेवलप हुआ। देन आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग एंड देन व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग इन दिस फील्ड, सो ये दिस कोर्स केम अप, ऑटिज्म डिप्लोमा इन स्पेशल ऑटिज्म स्पेशल स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, राइट। सो ये जब कोर्स आया तो मैंने उस टाइम पे आई गेस सोसाइटी में अवेयरनेस ही नहीं थी ऑटिज्म के बारे में। पीपल वर नॉट नोइंग व्हाट ऑटिज्म इज ऑल अबाउट, राइट। सो आई गेस आवर्स वाज द सेकंड बैच। उससे पहले ऑटिज्म का आई गेस कुछ 10 या 12 लोग, कुछ 10 या 12 एजुकेटर्स थे हमारे आसपास जिनको कि पता था कि व्हाट ऑटिज्म इज ऑल अबाउट एंड हाउ टू वर्क विद दीज किड्स, राइट। बिकॉज इंडिया में उस टाइम पे ये बहुत नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था। आज से 22 साल पहले अगर आप सोच के देखेंगे, ऐसे ही अभी भी कितना सोसाइटी में अवेयरनेस है, कितना ही हम लोग जानते हैं स्पेशल बच्चों के बारे में, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द टर्म्स, हालांकि ऑटिज्म इज अ वेरी कॉमन टर्म दीज डेज, राइट। एवरी अदर चाइल्ड हु इज रोमिंग अबाउट वुड से कि he must be autistic, right, and who is not मतलब परफॉर्मिंग नॉर्मली, तो हम उसको ऑटिस्टिक ही बोल देंगे, राइट। सो ये भी एक सिनेरियो चल रहा है हमारी सोसाइटी में। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था, लोगों को समझ में नहीं आता था ऑटिस्टिक बच्चे या ऑटिज्म समझ में बिल्कुल नहीं आता था। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी या अगर हम बोले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या हम मेंटल रिटार्डेशन या हम डाउन सिंड्रोम या कुछ भी और अगर हम लें, उस टाइम पे फिर भी लोगों को पता था कि ये क्या होते हैं, ठीक है। आईक्यू नॉर्मल नहीं होता, दे आर नॉट
able to perform as the other people are able to perform. लेकिन autism was very new term, right? क्योंकि autism के it's a spectrum, it's a big thing, right? So उसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को समझ ही नहीं आती हैं. Okay. तो मैम ऑटिज्म तो मुझे याद है कि मैं भी जब छोटा था मुझे भी नहीं पता था क्या होता है. मैंने भी शायद आई थिंक 5-7 साल पहले ही सुना था कि हाँ ऑटिज्म कुछ होता है. बेसिकली ये होता क्या है और क्यों होता है, मैं पूछना चाहूंगा कि और इज इट अ जेनेटिकल डिसीज या मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, क्यों होता है लोगों के अंदर? See, autism is not genetical disease या disease तो है ही नहीं है. It's not a disease at all. Okay. It's a neurological disorder. आप अगर एक मैं layman की language में बोलूँ, हमारा brain का dysfunction है. The brain is not functioning properly. Our wiring is not meant properly. Right? अगर मैं किसी layman को समझाने की कोशिश करूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स पे नहीं जाऊंगी बिकॉज मुझे लगता है लोगों को समझ आना बहुत ज़रूरी है. राइट? जो हम बात कर रहे हैं उन्हें समझ ज़रूर आए. राइट? सो आपका जो ब्रेन, देखिए आप ये जो एनवायरनमेंट है इसको परसीव करें एक नॉर्मल तरीके से परसीव कर रहे हैं, मैं कुछ अलग तरीके से परसीव कर रही हूँ. लेकिन अगर एक ऑटिस्टिक बच्चा है, हो सकता है उसको ये जो पत्ते हिलते हैं उसको शायद वो बहुत ओवरली ज़्यादा दिख रहे हो. आई नो व्हाट इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी फिल्टर्ड, यू नो व्हाट information needs to be filtered, but हो सकता है कि उनके फिल्टर्स में प्रॉब्लम हो, उनको समझ में ना आए कि हम किस चीज़ को फिल्टर करें. अब ये एसी चल रहा है, राइट? आई नो आई नीड टू फिल्टर दिस इंफॉर्मेशन, राइट? एंड आई नीड टू फोकस ऑन यू, बट दे माइट नॉट बी एबल टू फिल्टर दिस इंफॉर्मेशन, राइट? सो दैट फिल्टराइजेशन दैट इज नॉट प्रॉपर, दैट इज कॉल्ड ऑटिज्म. राइट? और ये सिर्फ एक एस्पेक्ट में नहीं, देखिए स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम हर जगह अलग करता है. कोई ज़रूरी नहीं है कि शायद वो फिल्टर में प्रॉब्लम हो तो सिर्फ वहीं पे प्रॉब्लम होगी, नहीं. कई बार हमारे सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, हमारे आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम है, हमारे चीज़ों को परसीव करने में प्रॉब्लम है. राइट? बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, IQ बहुत हाई या लो हो सकता है. राइट? सो वो बहुत सारे ऑटिज्म के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं दैट वी नीड टू लुक एट. सो इसका कब ये पता लगता है, किस एज में पता लगता है, या ऐसी कोई सर्टेन एज होती है? क्या ये शुरू में बच्चों को होता है या फिर 5-10 साल 15 साल बाद होता है, या मतलब क्या कैसे वी फाइंड आउट किया? See, as I already said, it's a spectrum. So इसकी कोई defined अगर हम particular age बोले तो it is never like that, right? Autism spectrum है तो spectrum में बहुत सारे अलग अलग disorders किए जाते हैं, और कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो कि कुछ ट्रेड्स इसके और कुछ ट्रेड्स किसी और डिसऑर्डर के ऑल टुगेदर लेके चलते हैं. अच्छा. राइट? सो इट्स लाइक अ रेनबो ओनली, राइट? कलरफुल है, बहुत ज़्यादा कलरफुल है, जिसको समझना, थोड़ा सा पेशेंस लगाएं या थोड़ी सी अपनी समझ लगाएं तो चीज़ें समझ में आती हैं. बट हाँ, हम डायग्नोज ज़रूर बहुत जल्दी कर सकते हैं. आप जनरली बच्चे को देखेंगे 6 महीने 8 महीने में बच्चा ना आपकी आवाज़ों को, वैसे तो 3 महीने में बच्चा, आजकल के बच्चे 1 महीने में भी रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना? आपकी आवाज़ों को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं. आप उनका नाम लीजिए, जो भी आपने XYZ नाम रखा है, आयुष, पीयूष, व्हाटएवर नेम यू हैव केप्ट, है ना? सो बच्चा स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू योर वॉइस, राइट? जब आपका बच्चा आपकी आवाज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आप उसको आवाज़ लगा रहे हैं लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, राइट? कई बार ऐसा होता है कि बच्चा, हो सकता है कि उसको हेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट? कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट कहीं ऑटिज्म तो नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? उसके लिए टेस्टिंग अलग होती है, बेरा टेस्ट होते हैं हमारे. कई बार बच्चे का वोकल अगर नॉर्मल नहीं है तो भी बच्चा बोल नहीं पाता है, ठीक है? 6 महीने में बच्चा बैबलिंग शुरू कर देता है. तो अगर वो बैबलिंग नहीं आ रही है, जैसे मामा, बाबा, पापा, राइट? कुछ माइलस्टोन्स जो हैं, आपको जो बड़े कॉमन माइलस्टोन्स हैं जो आपको देखने को अगर नहीं मिलते हैं, देन यू नीड टू बी अलार्म्ड, राइट? मुझे अभी भी याद है व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इन आफ्टर माय कंप्लीटिंग माय स्पेशलाइजेशन इन एवरीथिंग, एंड आई वर्क विद रेप्यूटेड स्कूल इन Delhi, GDU Enka. So after 4 years of working with the school, I started practicing with the clinic. So वहाँ पे मेरा जो सबसे पहला केस जो बच्चा आया था, he was just 1 year 5 months, right? So इतनी छोटी एज में भी आपको पता लगता है.
एक बच्चा आया था 1 ईयर 8 मंथ्स, राइट, और मुझे लगता है हमने उस बच्चे के साथ 1 या 1.5 साल काम किया है एंड द चाइल्ड वाज एब्सोल्युटली ऑल राइट। सो क्योंकि वो बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ लिया पेरेंट्स ने, हमारे एम चैट वगैरह काफ़ी सारे टूल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं असेसमेंट के लिए, वो टूल्स यूज़ करने के बाद यू रियलाइज कि अच्छा देयर इज समथिंग विच वी नीड टू लुक इनटू, राइट। सो उसके बाद मुझे लगता है वो बच्चा बिल्कुल आज टुडे द चाइल्ड इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, उसी टाइम पे चला गया था बच्चा, रेगुलर स्कूल में गया है वो, राइट। आई थिंक जब वो 18 जब थोड़ा सा और बड़ा होगा तो होपफुली विल बी वेरी थैंकफुल टू यू कि उस एज में एक बहुत सपोर्ट सिस्टम मिल गया। आज वो स्कूलिंग पास कर चुका है बच्चा। अच्छा, बिकॉज आई स्टार्टेड वेरी Oh, अर्ली, okay, okay. राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 2007-8, Oh, those years. so you're connected to him अभी? I do. I am connected to all my kids अभी भी, मतलब I am blessed कि पेरेंट्स हाँ ग्रो जरूर करते हैं बच्चे और थेरेपीज बंद कर देते हैं, लेकिन दे आर स्टिल कनेक्टेड विद अस। ऐसा कोई भी, मुझे नहीं लगता ऐसा मेरा कोई भी बच्चा है जिससे मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, या जो कभी मुझे आके बताते नहीं है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है द फर्स्ट स्टूडेंट दैट आई हैड, he is working with one of the MNC company in Bangalore, Okay. right? He is still connected with me, right? We talk very often, क्योंकि वो देखिए एक सोशल स्टिग्मा जिसे कहते हैं वो हमेशा रहता है इन बच्चों के साथ, राइट। तो शायद जब मैंने शुरू किया था he was very obsessed with me, right? I was very young at that time, so he wanted to get married to me and this that blah blah, he used to say that. So अभी भी he is like friends to me, right? उस टाइम पे he was 10, I was 18, 19 when I started. So मुझे लगता है हम दोस्त ज्यादा हैं as compared to teacher and बच्चा, right? तो जैसे कि जब मैं भी छोटा था तो मैंने ऑटिज्म के बारे में इतना सुना नहीं था, आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है। तो आपको लगता है कि इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ पेरेंट्स आर लिविंग देयर लाइफ, जो न्यूबॉर्न बेबी हो रहे हैं? वेरी ट्रू। इज इट लिंक्ड टू समथिंग अल्कोहल ड्रिंकिंग एंड द बैड हैबिट्स? इट इज समथिंग डायरेक्टली टू दिस और समथिंग एल्स? नो नो नो, देखिए खाने पीने या किसी भी XYZ चीज से ऑटिज्म रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ऑटिज्म क्या, मैं कहूँगी कोई भी डिसेबिलिटी रिलेटेड नहीं है, लेकिन पेरेंटिंग से है, राइट। हाउ वी पेरेंट आवर चिल्ड्रन। देखिए एक इशू सिर्फ इतना सा होता है, उसको हम कब इतना बड़ा कर देते हैं हमें रियलाइज भी नहीं होता बीइंग पेरेंट्स, राइट। अगर हम आज एंजाइटी की या डिप्रेशन की बात करते हैं, राइट, सो एंजाइटी और डिप्रेशन कहाँ से शुरू होता है? यहीं से ही शुरू होता है। एंजाइटी डिप्रेशन शुरू होता है कि हम एक छोटा सा कोई इशू होता है जिसको हम रिजॉल्व नहीं करते हैं, एंड फिर वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 एंड इट मल्टीप्लाइज एंड देन इट इज अ बिग थिंग, राइट, फ्रॉम वेयर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जस्ट गेट यू आउट ऑफ इट, है ना। सो सिमिलरली अगर मैं किसी डिसेबिलिटी की भी बात करूं, जितना आप इग्नोरेंट हैं टुवर्ड्स एनीथिंग, राइट, हालांकि अभी सोसाइटी में बहुत ओवरली अवेयरनेस हो गई है, पीपल अंडरस्टैंड व्हाट डिसेबिलिटी इज ऑल अबाउट, राइट, लेकिन पेरेंट्स बीइंग पेरेंट, देखिए मैं भी खुद भी पेरेंट हूँ एक, सो हमारे पेरेंट्स के साथ हम क्या प्रॉब्लम है कि अब क्योंकि सोसाइटी में अवेयरनेस आ चुकी है, नाउ यू ओवर एक्सेप्ट माई चाइल्ड, why should we do that, right? So देखिए ओवर या अंडर एक्सेप्टेंस कुछ भी काम नहीं करेगा, काम करेगा बच्चे के साथ काम करना, राइट। ऑटिज्म का अगर मैं बोलूं पेरेंटिंग कैसे अफेक्ट करता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स ऑटिज्म को एग्रीवेट करती हैं, राइट। चाहूंगा कि ये पहले होता है या बाद में होता है, मतलब व्हेन यू आर प्रेग्नेंट या फिर उससे पहले से ये कुछ होता है? देखिए ऑटिज्म को अगर बोला जाए कि ये पेरेंट की वजह से हो गया या पेरेंट ने कुछ गलत खाया या पिया उसकी वजह से हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वी हैव सीन पेरेंट्स जिनका पहला, अगर मैं, हमारे डायरेक्टर ही हैं, शी इज़ अ वेरी रीनोन नेम, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, शी इज़ इंदु चसवाल। वो हमेशा अपनी ना स्टोरी, व्हेन आई वाज डूइंग माय स्पेशलाइजेशन, शी यूज्ड टू टेल हर स्टोरी। सो उनके फर्स्ट चाइल्ड के साथ देयर वाज एन इशू, राइट। सो जब सेकेंड हुआ तो शी वाज टोटली अंडर ऑब्जर्वेशन पूरे 9 मंथ्स के लिए, पूरा डॉक्टर्स के अंडर ऑब्जर्वेशन रही हैं।
Okay. राइट उसके बावजूद द अदर चाइल्ड वाज सिवियरली ऑटिस्टिक विद अ लॉट ऑफ सेंसरी इश्यूज सो शी सेज इट इज नेवर लाइक दैट खाना नहीं है Okay. पीना नहीं है सोना नहीं है या कोई और XYZ हैबिट नहीं है इट्स जस्ट दैट यू आर ब्लेस्ड विद इट Okay. राइट आपको वो मिला है अब आपको वो चलाना है Right. ये आपको सोचना है कि आप उसको ब्लेसिंग मानते हो या आप उसको कर्स मानते हो Right. राइट सो मुझे लगता है अगर आप उसको ब्लेसिंग मानेंगे देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब हम उसके साथ एक टर्म जोड़ते हैं स्पेशल जब ये टर्म जोड़ी जाती है देखिए एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक राइट हमारे एनवायरनमेंट में हर एक तो यूनिक है हर एक तो स्पेशल है यू आर स्पेशल इन योर फील्ड आई एम स्पेशल इन माई फील्ड राइट हो सकता है जो आपके लिए एंड टू नॉर्मल है मेरे लिए वो नॉर्मल ना हो Correct. राइट हो सकता है जो मेरे लिए एंड टू नॉर्मल है वो किसी और के लिए एंड टू नॉर्मल ना हो Right. राइट हो सकता है अंबानीज के लिए मैं नॉर्मल ना हूँ राइट या हो सकता है मेरे लिए अंबानीज नॉर्मल ना हो Right. राइट सो कोई भी नॉर्मल है कहाँ ये नॉर्मल सिनेरियो आया ही कहाँ से या ये स्पेशल टर्म आई कहाँ से बात ये है कि आप उसको मानते क्या हैं उसको एक्सेप्ट किस वे में करते हैं हाउ यू वर्क विद इट दैट इज व्हाट मैटर्स Okay. So जब आप स्टार्ट कर रहे थे वॉलंटियरिंग के बाद तो आपने क्या चैलेंजेस फेस करे जब आप इस फील्ड में आए तो आपको क्या लगा कि यार ऑब्वियसली घर वालों ने तो बोला होगा एक बार कि यार कि आप इस फील्ड में जा रहे हो इस फील्ड में जा रहे हो तो कोई ना कोई चैलेंजेस ऑब्वियसली आपने फेस करे होंगे उस टाइम सी सबसे बड़ा चैलेंज तो मुझे लगता है मेरी खुद की फैमिली थी बहुत बड़ी बिकॉज हमारे घर में माय फादर सेड दैट यू कैन बी अ टीचर राइट यू कांट बी एनीथिंग एल्स सो हमारे घर में टैबू था दैट यू हैव टू वेयर दैट सलवार कुर्तीज विद दुपट्टाज एंड एवरीथिंग सो सबसे बड़ा टैबू ये था हमारे लिए जिस दिन मैं कोर्स करने के लिए गई थी सो दैट lecturer clearly said that you can't wear dupattas, you can't wear loose clothes because these kids what they are going to do you never know, right? So वो कहते थे एकदम comfortable tight clothes होने चाहिए जो कि वो बच्चे बड़े easily pull ना कर सके खींच ना सके वो किस sensory issue या किस उससे जा रहे हैं उस किस zone में है you never know. So, आपको वो दुपट्टाज और उन सब चीज़ों से लूज क्लोथ से दूर रहना पड़ेगा जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है और जितने फिटिंग के डिसेंट क्लोथ्स आप पहन सकते हैं वो पहनना पड़ेगा तो सबसे बड़ा तो मुझे लगता है चैलेंज यही था मेरे लिए पेरेंट्स को ये समझाना कि आई विल नॉट बी एबल टू वेयर सूट्स एंड ऑल आई विल नीड टू चेंज माई ड्रेस सेंस एंड आई नीड टू गेट इनटू दिस जीन्स एंड टी शर्ट एंड पैंट्स एंड ऑल सो सबसे बड़ा टैबू तो वही हो गया सबसे बड़ा टॉपिक उस टाइम वही होगा हॉट टॉपिक सो वो बहुत मुश्किल था पेरेंट्स को समझाना बट आई गेस विद टाइम दे अंडरस्टूड बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ द इंसिडेंट मेरे जो स्टूडेंट के साथ हुआ था आई वाज वेयरिंग अ सूट एंड दुपट्टा इन माय नेक सो शी जस्ट पुल्ड दैट दुपट्टा वंस अच्छा वो दुपट्टा भी चला गया साइड में चला गया देन शी पुल्ड माय सूट फ्रॉम two side and this seal was all open right so it was a very embarrassing situation for me also to how to manage right because I was also very new to the system मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं पता था so मुझे लगता है वो देखने के बाद और वो समझने के बाद they understood कि why they said so why they said कि you are not supposed to wear such clothes so मुझे लगता है उसके बाद उनको लगा कि नहीं this is normal and we can ठीक है कोई बात नहीं it's okay if she wants to go with it फिर उसके बाद अगर मैं दूसरा बोलूँ तो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को ये समझाना कि why me right पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा देखिए किसी भी इंडिविजुअल के साथ होगा राइट अगर आपको पता लगे कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है या मुझे पता लगे मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है जैसे दूसरे बच्चे खेल रहे हैं हंस रहे हैं बड़े हो रहे हैं वो माइलस्टोन सारे मेरे बच्चे के नॉर्मल नहीं है it is going to be a big trauma for any parent right so उन parents को संभालना right parents cry like hell कि why me मतलब मुझे क्यों चूज किया गया right वो उस ट्रॉमा से उनको बाहर लेके आना और फिर
मतलब आपको अपनी सेंसेस में रह के उनको उस ट्रॉमा से बाहर भी लेके आना है, उनको समझाना भी है कि अब जो हो चुका है उस पे तो कुछ नहीं कर सकते, वी कैन ओनली वर्क इट आउट बिकॉज इट इज वर्केबल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर किसी पेरेंट को ये लगता है कि अगर मेरा बच्चा स्पेशल है नाउ द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज नेवर गोना बी लाइक दैट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मेरे पास जो मेरे यंगर किड्स जो आए थे, मैंने जिनको 10 12 15 साल पहले शुरू किया था, दे ऑल आर रेगुलर। उन्होंने 10th 12th एकदम रेगुलर स्कूल से किया। नाउ दे आर गोइंग टू कॉलेजेस, किसी ने कॉलेज पास आउट कर लिया, दे आर गोइंग फॉर देयर कोर्सेज एंड ऑल, वोकेशनल कोर्सेज एंड ऑल। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बच्चे सीख नहीं सकते या लाइफ में कुछ कर नहीं सकते। इट्स जस्ट दैट कि आप उनको क्या दे रहे हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट दे रहे हैं और क्या उनको सिखा रहे हैं, दैट मैटर्स मोर। मैं पेरेंट्स से अगर मैं बोलूँ तो मुझे सिर्फ यही लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा उनके एकेडमिक की जगह उनके स्किल्स पे काम करने की ज़रूरत है। ओके। और कोई ऐसा, जैसे आप ने स्टार्ट किया, कब आपको लगा कि हाँ यही करना है? जैसे जब आपने वॉलंटियरिंग करी तो कोई ऐसा मोमेंट आया होगा यार यही करना है लाइफ में अब, यू आर एंजॉयिंग दिस थिंग, या फिर कैसे वो एक फर्मनेस आती है? ऑब्वियसली देखो हर बंदे की अपनी लाइफ है, जैसे आपने बोला हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। एक मोमेंट ऐसा जैसे मेरी लाइफ में आया कि मुझे रियल एस्टेट ही करना है, मुझे पता है। ऑब्वियसली आई हैव आल्सो ट्राइड डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, बट अब मुझे पता लगा नहीं यार यही करना है। तो कब ऐसा मोमेंट आया और वो क्यों आया, उसका क्या रीजन था? मैं बोलूँगी कि शायद शुरू से ऐसा ही था। जैसे मैंने आपको बोला, मेरे पेरेंट्स वर वेरी क्लियर दैट यू कैन ओनली गो फॉर टीचिंग। ओके। अब टीचिंग में क्या, राइट? सो टीचिंग में उस टाइम पे स्पेशल एजुकेशन वाज नॉट दैट कॉमन। अगर मैं 22 साल 25 साल पहले की बात करूँ तो कॉमन ही नहीं था ये टर्म तो, राइट? So my sister did this. My elder sister was also a special educator. So she did this specialization. So I also started volunteering her and helping her. Once I entered into this field and I did this my specialization in autism, then I realized कि it is very interesting. मतलब if you work with a child and मोर ओवर मुझे लगता है कि मैंने इस फील्ड को चूज नहीं किया, इस फील्ड ने मुझे चूज किया है, राइट? द काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट व्हेन आई सी इन अ चाइल्ड, मैंने आपको मैं अगर आपको बताऊं 6 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, साल में बच्चे इतनी मेजर ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट्स दिखाते हैं ना, देन यू that is the boost, that kick that you get with their improvements. And जब पेरेंट्स आके आपको बोलते हैं ना कि थैंक यू सो मच, बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जो रेगुलर स्कूल्स में जा रहे हैं, राइट? और जब मैंने शुरू किया था तो वो पेरेंट दे यूज्ड टू क्राई कि ये कभी मम्मी भी बोलेगा, पापा भी बोलेगा। और फिर उसके बाद जब वो वाला स्टेज हम उस स्टेज में से निकल के आए, नेक्स्ट स्टेप था उनका, अरे ये कभी 1 भी लिखेगा, ये कभी 2 भी लिखेगा, एंड टुडे दे आर राइटिंग एग्जाम्स, राइट? सो वो जब आपको आके फीडबैक्स देते हैं, आज भी मैंने आपको कहा ना, मेरे सारे पेरेंट्स जो पुराने पेरेंट्स हैं वो सब मुझसे कनेक्टेड हैं। दैट इज द बूस्ट दैट यू गेट। भगवान ने आपको प्लीज, हाँ, एंड उससे भी ज्यादा मेरे बच्चे मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। मतलब मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए इंस्पिरेशन है, बिकॉज they keep me working, right? जब वो आपको इम्प्रूवमेंट दिखाते हो, जब वो आपको कुछ करके दिखाते हैं ना, then you feel out of the world. मतलब मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा बड़ा कोई रेनफोर्सर हो सकता है। I can only imagine कि कितनी ब्लेसिंग्स आपको हर रोज मिल रही होंगी। आई थिंक कितनी ब्लेसिंग्स वो ऑलरेडी वो दे रहे होंगे सब लोग। तो बहुत मतलब सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑब्वियसली पेरेंट्स जब आते होंगे और कितनी परेशानी से आते होंगे, उसके बाद जब वो चीज़ होती होगी तो ऑब्वियसली यू आर लाइक अ गॉड टू देम। हाउ डू यू सिलेक्ट कि मुझे इस फैमिली के बच्चों को लेना है, और कैसे आप मतलब आप सबको वेलकम करते हो, या फिर कुछ एक क्राइटेरिया होता है जो आप देखते हो कि यार सिलेक्ट कैसे करते हो बेसिकली एक चिल्ड्रन कि इसको ये चीज़ है, ऐसे ऐसे है? देखिए, मुझे दूसरे थेरेपिस्ट का नहीं मुझे पता, लेकिन मैं शायद बहुत सिलेक्टिव हूँ चूज करने में। पेरेंट्स शायद मैं फैमिलीज बहुत सिलेक्ट करके लेती हूँ। शायद अभी थोड़ी सी फिर भी कम सिलेक्टिव हो गए, लेकिन पहले जब शुरू किया था तब बहुत ज़्यादा ओवरली सिलेक्टिव थी। आई वॉन्ट डेडिकेटेड पेरेंट्स, राइट?
ऐसे आपको बहुत सारे पेरेंट्स मिलेंगे जो आएंगे कहेंगे कि आप करा दीजिए मेरे बच्चे को, एंड देन दे वोंट इवन लुक इनटू इट कि वो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, राइट? या फिर कोई ओवरली डेडिकेटेड होंगे जो कि who are poking their nose all the time, राइट? सो दोनों ही सिनेरियोज में देखिए, अगर आप थेरेपिस्ट को बताएंगे कि थेरेपिस्ट क्या करें तो भी प्रॉब्लम है, अगर आप थेरेपिस्ट की नहीं सुनेंगे कि क्या करें तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए बच्चा हमारे पास आता है 2 3 4 घंटे के लिए, at the end of the day the child is going to be yours, right? You need to learn to deal with the child, you need to learn teach your child to deal with the society, राइट? हम सिखा रहे हैं 100%, लेकिन जब तक वो जनरलाइजेशन नहीं होगा तब तक कुछ काम नहीं करने वाला है, राइट? सो आपको सीखने के सिखाने के साथ साथ सीखना भी पड़ेगा, राइट? सो मेरा ये बहुत ज़्यादा रहता है कि मैं पेरेंट्स को सिखाने में बहुत बिलीव करती हूँ। आई ऑलवेज मेक श्योर कि द पेरेंट्स आर ट्रेंड, राइट? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है कि the parents are positive about the child. मुझे कोई भी नेगेटिव पेरेंट नहीं चाहिए। कोई पेरेंट ये बोले कि मेरे बच्चे के साथ कुछ हो ही नहीं सकता, देखिए आपका साइकोलॉजी ऑलवेज वर्क्स विद योर चाइल्ड विद एनीथिंग, राइट? अगर आपने इफ यू हैव अ थॉट इन योर माइंड कि ये काम नहीं करेगा तो वो 100% काम नहीं करेगा, राइट? बिकॉज आई स्टार्ट विद अ वेरी पॉजिटिव नोट। मैं बच्चे के साथ बहुत पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करने वाली हूँ। So, अगर आप मैं 4 घंटे उसको पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव ऑरा में रख रही हूँ कि ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एंड देन वो 20 घंटे एक नेगेटिव ऑरा में रह रहा है, तो वो 100% बढ़ेगा नहीं, राइट? उसको ग्रो करने के लिए पॉजिटिव ऑरा देना पड़ेगा। सो दैट ऑरा ओनली कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इफ यू आर ट्रांसफॉर्म्ड। सो ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट बहुत पॉजिटिव हो जब बच्चे के साथ काम कर रहे हैं। आई नो कहना बहुत आसान है, जब पेरेंट्स काम करने लगते हैं 1 बार 2 बार 4 बार, जब बार बार करने के बावजूद भी काम नहीं होता है ना, देन यू फील डिसहार्टन, बहुत बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, राइट? कुछ भी सिखाने से पहले अगर वो 4 बार में आ ही नहीं रहा है तो आपको लगेगा अरे ये कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट? यू ऑल्सो गेट डिसहार्टन, राइट? बट नहीं, शायद वो 4 के बाद जब 5वीं बार आप शुरू करोगे शायद तभी सीखना हो उसने, राइट? ऐसा काम के साथ भी तो होता है ना, हमारे बिजनेस के साथ भी होता है, ऐसा हर एक चीज़ में होता है, हर फील्ड में होता है। कुकिंग भी हो सकता है, एक बार में आप कुकिंग स्किल ना सीख पाएँ, दूसरी बार में सीख जाएं, राइट? आपने जब बिजनेस शुरू किया था, हो सकता है आपने 4 बार में यू वर नॉट सक्सेसफुल, बट द 5th टाइम यू ट्राइड, दैट टाइम यू वर सक्सेसफुल, राइट? सो गिविंग अप इज नॉट गोना गिव यू एनीथिंग। गिव अप नहीं करना है, यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। और मुझे लगता है इसमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी दोनों पी की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आप पॉजिटिव हैं बच्चे के साथ, मैं आपको बता रही हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चा काम ना करके दे। यू जस्ट नीड टू बी पॉजिटिव, you just need to believe your child, you just need to believe the therapist, and the miracle is definitely going to happen, right? Our basically our foundation is Masters of Miracles, so we believe in miracles. Miracle can happen anytime. तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वो पॉजिटिव रहें ताकि वो मिरेकल हो सके। मुझे लगता है जो अभी तक मुझे समझा, मैं मुझे लगता है कि इसको एक रिजल्ट अच्छा आने के लिए एक पेरेंट्स की, आपकी और बच्चे की एक एनर्जी भी मैच करनी चाहिए, बिल्कुल, तभी वो चीज़ होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई भी इसमें एक नेगेटिव थॉट आ रहा है या एक पॉजिटिव नहीं है, आई थिंक एनवायरनमेंट, तो वो शायद हो सकता है टाइम और ज़्यादा लगे या फिर वो रिजल्ट ना आ पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड तो उसमें मस्ट है पेरेंट्स के लिए। आई थिंक जैसे आपने बताया बहुत मुश्किल है, बट ऑब्वियसली अब जो जैसा है तो करना पड़ेगा। ये आपने मुझे बताया कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, तो ये होता क्या है और कैसे बच्चों को इससे मदद मिलती है? सी what is sensor integration? I would say we all know the senses that we have, है ना, सबको पता है, बट ये सेंसेस काम कैसे करती हैं? देखिए, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रही हूँ, आई एम यूजिंग माई दीज 2 सेंसेस, इसके साथ मैं ये भी यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग माई जेस्चर्स, ठीक है? उसके साथ बैकग्राउंड बहुत कुछ है, लाइट्स है, आई हैव, एज आई टोल्ड यू, प्लांट्स हैं, आई हैव
other things around, right? ये bottle, ये ऐसे पड़ी है, ये table इधर पड़ा है, right? So उसमें बहुत सारी senses हमारी काम कर रही हैं. So how do we perceive the environment, right? That is the first thing. How we observe the environment and how we react to that environment. That is sensory integration. Okay. Right? So हमने इसको perceive किया और फिर हम उस पर reactions कैसे दे रहे हैं. That is sensory. राइट अब उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है. देखिए हो सकता है कि कोई बच्चा मे बी वो इन सब चीज़ों को फिल्टर ही नहीं कर पा रहा है. ही इज़ नॉट एबल टू टेक दीज मेनी लाइट्स, ही इज़ नॉट एबल टू सिट एट वन प्लेस, ऐसा हो सकता है. ही इज़ जंपिंग अराउंड, ही इज़ रोमिंग अराउंड, राइट. सो जब हम उसकी उन सेंसेस पे काम करके वी फाइंड आउट द डाइस फंक्शन दैट इज देयर इन सेंसरी इन एनी ऑफ द एस्पेक्ट एंड देन वी start working on that particular sense, and then the child is absolutely working in a regular manner. That is sensory integration therapy, right? और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम अलग अलग senses पे काम करके काम नहीं किया जा सकता. You can work it out. As I always said, it is workable. Everything is workable. You just have to believe the child. You just have to believe yourself and follow whatever is asked you to do, right? Things are going to be amazing. हमने देखा है बहुत सारे बच्चे जो बैठते ही नहीं थे, जिनको ओवरली आवाज़ें ज़्यादा सुनाई दे रही हैं या कम सुनाई दे रही हैं, हाइपर हैं, हाइपो हैं, राइट. या आप बोलिए अगर आपके हाथ पे किसी ने टच किया, कुछ बच्चे होते हैं उनको हल्का सा टच करो उन्हें ऐसे लगता है जैसे बहुत तेज मार दिया, राइट. सो दे माइट बी कि उनका जो सेंसरी है दैट इज ओवर सेंसिटिव, राइट. सो यू जस्ट नीड टू चेक दोज लेवल्स कि क्या है, किन किन एरियाज में आपको काम करना है, देन यू नीड टू वर्क ऑन इट. और मुझे लगता है जो आपने अभी तक बताया इसमें बहुत सारा डेप्थ नॉलेज चाहिए, बहुत सारी नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए. आई थिंक तभी आप वो स्टेप्स को जज कर पाओगे, क्योंकि ये सबके साथ ऑब्वियसली हर बच्चा डिफरेंट होता होगा. डिफरेंट उसकी एक ये तो है नहीं कि ये सेम है. जैसे मान लो कोई फील्ड है, कुछ एक प्रोडक्ट है वो सेम है, लेकिन यहाँ तो आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते होंगे. देखिए चैलेंजेस ना एज अ आप उसको याद कैसे रखते होगे? मैं तो सोच रहा हूँ कि इतने बच्चे आते हैं, उनको ये उनका ये होना चाहिए. आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है. मैंने कहा ना आपके बच्चे आपको बहुत कुछ सिखाते हैं. देखिए मैं हमेशा ये बोलूँगी आपके साथ ना सिर्फ ये चैलेंज नहीं है, आपके साथ ये भी चैलेंज है आजकल तो थेरेपिस्ट के साथ कि पेरेंट्स को लगता है दैट आई एम ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ थेरेपिस्ट बिकॉज मैंने मेरे बच्चे के साथ काम कर लिया. आई 100% बिलीव दैट कि सबसे पहले थेरेपिस्ट आप ही हैं. आई बिलीव दैट, राइट. और मैं तो खुद बोल रही हूँ कि आपको ट्रेंड होना पड़ेगा क्योंकि सबसे पहले आप हैं अपने बच्चे के साथ काम करने के लिए. बट इफ़ यू फील कि आपने अपने बच्चे के साथ काम कर लिया, वो दूसरे बच्चे के साथ भी सेम चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट. और अगर कोई थेरेपिस्ट है तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी चीज़ों को समझने की, उसको उसकी नॉलेज को समझने की और फिर उसको वैल्यू करके चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें. हालांकि बहुत पेरेंट्स आर वेरी हम्बल, आई वुड से ऐसा बिल्कुल नहीं है, दे डू अंडरस्टैंड. बट द थिंग इज कई बार ना मैंने कहा ना काम करते करते हमें, इवन आई बीइंग अ थेरेपिस्ट हो सकता है मैं ही कई बार इगोइस्टिक हो जाऊँ, मुझे लगे कि अरे मुझे तो बड़ी नॉलेज है, राइट. बट नहीं, मुझे लगता है आई स्टिल फील कि मुझे बहुत कुछ अभी नहीं आता है. आई एम स्टिल इन अ लर्निंग प्रोसेस एंड the teachers are your students, they are going to teach you. मैंने शायद जो मेथड्स सीखे मैंने वो 100% उनके साथ इम्प्लीमेंट नहीं किए क्योंकि मुझे पता है कि वो एक बच्चे के साथ काम कर रहा है लेकिन दूसरे के साथ काम ही नहीं कर रहा है. एंड नाउ आई हैव लर्नड 10 मेथड्स. तो मुझे कई बार ऐसा होता है कि मैंने इसमें से थोड़ा सा पिक किया, थोड़ा इसमें से पिक किया, थोड़ा इसमें से, एंड देन आई compiled all together and then I worked with the child, right, and that worked really well with the child, right. So ऐसा कहना कि कोई पर्टिकुलर चीज किसी बच्चे के साथ काम करेगी कभी काम नहीं करती. And practice makes you perfect. The more you practice, the more you understand the children, the more you are able to give them 100%, right. अब मुझे लग रहा है आपके अंदर इतनी पेशेंस कैसे है? पेरेंट्स तो चलो है, पेरेंट्स तो एक बच्चा हैंडल कर रहे हैं, आप तो इतने सारे कर रहे हैं, तो वो आप ऐसा क्या करते हो जो इतनी पेशेंस आपको ऑब्वियसली करनी पड़ती होगी? बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है, हर बंदा अलग बिहेव कर रहा होगा.
पेरेंट्स को भी हैंडल करना है, बच्चे को भी करना है, उसके बाद फैमिली भी, सब कुछ? नहीं, मुझे लगता है कि ना आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक तो मैंने कहा ना, फॉर मी दीज किड्स आर अ bunch of energy which you always get from them, right? सबसे पहली बात, अगर मुझे कोई ये बोले कि स्पेशल बच्चे संभालने ज्यादा मुश्किल है या रेगुलर बच्चे, मैं कहूँगी रेगुलर बच्चे, बिकॉज आई एम मदर ऑफ 2। सो 2 रेगुलर बच्चों को डील करने के बाद मुझे लगता है दीज किड्स आर, देखिए हम ना ब्लेसिंग्स काउंट ही नहीं करते हैं। आपके जो रेगुलर बच्चे हैं वो आपसे बहुत आर्ग्यूमेंट करेंगे, आपको कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, दे विल से कि नहीं हमारा ही पर्सपेक्ट ठीक है। द मोमेंट दे enters into teen and everything, you understand, right, these days, right. So they feel कि हमें तो सब कुछ पता है। हमारे स्पेशल बच्चे they will never argue with you, ठीक है, उनको हमें ये चीज सिखानी पड़ती है। हालांकि I know that's a limitation, right, but that's a blessing also ना। देखिए आपका बच्चा आपसे आर्ग्यू ही नहीं कर रहा है, right. है ना, उसको एज अ पॉजिटिव थिंग क्यों नहीं लेते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आर्ग्यू नहीं कर रहा है। जो हमने कहा, मैं आई 100% बिलीव कि हमें ओबीडेंट चिल्ड्रन नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे बच्चे शैतान हो, राइट, मेरे स्टूडेंट्स शैतान हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो वो ओबीडेंस होती है बच्चों में, आज्ञाकारी होते हैं जो बच्चे, वो आपको अच्छे लगते हैं, राइट। सो वो ब्लेसिंग्स क्यों हम काउंट नहीं करते हैं, राइट। सो मुझे लगता है वो पेशेंस, वो सब चीजें जब वो आपको इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं वो ऑटोमेटिकली आप में आती जाती है, राइट। जब आप एक से दूसरे बच्चे, दूसरे से तीसरे, आई हैव ऑलरेडी वर्कड ओवर 15,000 प्लस किड्स, राइट। इतने सालों में मैं इतने बच्चों के साथ काम कर चुकी हूँ, तो मुझे लगता है अभी तो पेशेंस ऑटोमेटिकली वो अंदर आ गई है, इनबिल्ट हो गई है। तो इसलिए आपको वो पेशेंस की जरूरत नहीं है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली आपको सिखाते हैं। तभी भगवान ने आपको चूज करा, उन्होंने ऑलरेडी इनबिल्ट भेजा है क्या भाई? नहीं, मैंने आपको पहले ही, द मोमेंट वी स्टार्टेड विद दिस, आई टोल्ड यू आई नेवर चोज दिस फील्ड चोज मी टू बी हियर। और कभी तो ऐसा मोमेंट आया होगा ना, यार नहीं यार बस अब बहुत हो गया, या कभी कभार बहुत सारे बच्चे परेशान कर रहे होते हैं, कभी तो ऐसा हो यार नहीं मैं अब जा रही हूँ या कल आऊंगी, या ऐसा कुछ कभी ऐसा हुआ है? कभी भी नहीं, कभी नेवर एवर आई फेल्ट आई थिंक अपने बच्चों के साथ फिर भी हो गया होगा। दैट इज ऑलवेज देयर। मुझे लगता है मैं शायद यहाँ पे अपना, इफ आई टॉक अबाउट माय फाउंडेशन में, हम वहाँ पे मैं टाइम ज्यादा स्पेंड करती हूँ एज कम्पेयर टू माय ओन किड्स। मेरे बच्चों को तो गिनती के शायद 1 या 2 घंटे मिलते हैं मेरे, वो भी शाम को, राइट। सो मैं इन बच्चों के साथ ही ज्यादा रहती हूँ, और मुझे लगता है अब तो मुझे, दिस इज माई फर्स्ट होम एंड दैट इज माई सेकेंड होम, राइट। सो इसलिए मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है ऐसा। मुझे कभी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है। काम पे जाना इज लाइक, मतलब आई फील रियली गुड going there. I enjoy my work, whatever I do, I just enjoy that, right? So do you believe in karmas? I do. I believe in karmas a lot, right? इसीलिए शायद मुझे लगता है I am blessed. I get the way you said, the way you asked me कि where I get my positivity from. I get my positivity from my karmas, right? मुझे लगता है कि मुझे इतनी सारी blessings मिलती हैं, मुझे कहने की, किसी उसमें जाने की, कभी किसी जोन में जाने की जरूरत ही नहीं है, because I have so many good blessings, I have so many good people around, I have so many kids around, तो जो आपको 24/7 ऑन रखते हैं। और आपको लगता है कि जब पेरेंट्स आपके पास आते होंगे और बोलते होंगे कि वाई मी, वाई अस, सो ऑब्वियसली आप क्या बोलते होंगे? कर्मास ही बोलते हैं, या मतलब इज दिस थिंग लिंक टू कर्मास कि भाई जैसे आपने बताया कि इट्स नॉट अ डिसीज, इट्स अ स्पेशल थिंग, या ठीक है भगवान ने जो भी दिया है वी हैव टू एक्सेप्ट इट, तो इज इट, आपको लगता है कि इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू सम कर्मास, बैकलॉग और समथिंग? मैंने, देखिए मैं आपसे पहले ही बोल रही हूँ कि देखिए व्हाट इज नॉर्मल, देयर इज नो टर्म कॉल्ड नॉर्मल। आपकी लाइफ नॉर्मल है या मेरी लाइफ नॉर्मल है या किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ नॉर्मल है, इवन इफ वी टॉक अबाउट बिग शॉट्स, क्या उनकी लाइफ नॉर्मल है? किसी की लाइफ नॉर्मल नहीं होती है, राइट। तो नॉर्मल तो कहीं नहीं है। देखिए सबसे पहले ना ये चीज समझना बहुत जरूरी है, राइट। आजकल सोसाइटी में क्या हो गया है, सोसाइटी में ना पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग इंडिविजुअली। क्यों डिप्रेशन, क्यों एंजाइटी,
कहते हैं कि ऐसे बच्चे ज्यादा देखने को मिलते हैं अभी, पहले नहीं होता था ऐसे। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज हमने सोसाइटी का जो सिनेरियो है ना, दैट इज टोटली चेंज्ड, राइट। हम सिर्फ अपने आप में रह गए हैं। हम क्या करते हैं, हम घर के चार दीवारी के अंदर रहते हैं, राइट। पहले क्या होता था, वी यूज्ड टू लिव इन सोसाइटीज में हम एक दूसरे से बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर आउट, राइट। बच्चे बच्चों में खेल रहे हैं, बड़े बड़ों में बैठे हैं, वो एक दूसरे के साथ अपने इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, राइट। फैमिली में देखिए आजकल इशू हर जगह है, राइट। अगर मेरे पास रेगुलर बच्चे हैं, डू यू फील माई लाइफ इज नॉर्मल? No, it is not, right? If you have regular children or special children or whatsoever you have, right? Or if you don't have children, is that life normal? So nothing is normal. Normal कुछ नहीं है. Normal तो हमें बनाना पड़ेगा, right? If you talk about karmas हर एक के साथ है यार, किसके साथ नहीं है, किसके कर्मास नहीं है, right? प्रॉब्लम ये है कि लोग ना सोशल मीडिया पे जीने लग गए हैं। लोग वो 4 फोटोज देखते हैं सोशल मीडिया पे और उनको लगता है अरे यार इसकी लाइफ बड़ी मस्त है। नहीं है। आप यू जस्ट लुक एट देयर सिनेरियो, और जहाँ पे आपको कोई फैमिली परफेक्ट दिखेगी वहां पे 100% आपने उसको दूर से देखा है, पास से देखा ही नहीं है। See, I have been working in this field for past 22 years. 22 साल से ज्यादा हो गए हैं एज अ वॉलंटियर। तो मुझे लगता है started 2001, तो शायद 24 साल हो गए हैं मुझे, राइट। सो 24 साल में जो मुझे समझ में आता है, इतनी फैमिलीज के साथ काम करने के बाद ना, जो मुझे समझ में आता है, नथिंग इज ईजी, नथिंग इज नॉर्मल, राइट। इट इज जस्ट दैट व्हाट यू मेक नॉर्मल इज नॉर्मल, राइट। सो आप एज एन इंडिविजुअल क्या नॉर्मल बना रहे हो इस सोसाइटी में, दैट इज नॉर्मल, राइट। सो कर्मास तो सब जगह हैं। आप उन कर्मास को लेते कैसे हैं कि आप 24/7 उस क्रिबिंग में रहते हैं कि मुझे तो ये दे दिया, अब मैं तो कैसे जीऊँ और मैं कैसे कर पाऊंगा, दैट इज अप टू यू। या फिर आप उसको ब्लेसिंग लेके चलते हो कि अरे आई एम वेरी ब्लेस्ड, मुझे जो मिला है दैट इज द बेस्ट एंड नाउ आई नीड टू टेक समथिंग बेस्ट आउट ऑफ इट, है ना। सो अगर आप इस बिलीफ के साथ कुछ भी करेंगे, मुझे लगता है इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग, इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। आप फैमिलीज के साथ काम कीजिए, आप इंडिविजुअल्स के साथ काम कीजिए। मैंने एंजाइटी डिप्रेशन वाले भी बहुत सारे केसेस देखे हैं, जैसे हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए आते हैं। देयर आर फैमिलीज, कुछ फैमिलीज देखिए हमने ऐसी भी देखी है, स्पेशल बच्चों की वजह से स्प्लिट हो गया पेरेंट्स में, या ऐसा कुछ हो गया करके, या फिर स्प्लिट नहीं भी हुआ तो भी फैमिलीज में प्रॉब्लम आ गई, राइट। हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम आ गई, राइट। देखिए जब तक, मैं पहले ही बोल रही हूँ, जब तक एज अ टीम काम नहीं करेंगे, काम नहीं होने वाला। काम इज गोइंग टू बी वेरी इजी व्हेन वी आर गोइंग टू वर्क एज अ टीम, राइट। वो बच्चा, फैमिली एंड द थेरेपिस्ट, दैट इज गोइंग टू मेक अ टीम एंड देन इट इज गोइंग टू बी इजी फॉर एनीबडी टू वर्क। सब लोगों का लाइन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सोशल हो गए लोग और 4 दीवारी में रह गए, तो प्रॉब्लम्स भी शेयर करने से पहले सोचते हैं किससे ना करें। आजकल ऐसा भी लोगों को थॉट हो गया कि यार मैं कहीं उसको बता दूंगा तो वो दूसरे लोगों को ना बता दे। तो इसको आप कैसे डील करते हो? क्योंकि आई थिंक पेरेंट्स, मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में रिवील करते हैं कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है या मेरे बच्चे को ऑटिज्म है या कोई भी दिक्कत आ रही है। तो वो अप्रोच कैसे करते हैं आपको? ऑब्वियसली जब आते होंगे तो बोलते ही होंगे यार किसी को मत बताना, या ऑब्वियसली बोलते होंगे, बायस तो आप बता ही चुके हो। तो ये कैसे, मान लो आज किसी पेरेंट को आपको अप्रोच करना है और वो ये चाहते हैं कि यार मतलब सोशली ये चीज बाहर ना आए, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? सबसे पहली बात तो मैंने कहा ना कि देखिए, एक तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक जो आपने पकड़ा है, ये मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा ओवरली टच करता है। बिकॉज एक पेरेंट जो कि ऑलरेडी हमसे थेरेपी करा के एक रेगुलर स्कूल में बच्चे को भेज रहा है, वो कभी जाके दूसरे पेरेंट को नहीं बोलेगा कि आप उस थेरेपिस्ट के पास चले जाओ, बिकॉज अगेन दैट चाइल्ड वुड बी लेबल्ड देन, राइट। पहले के पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं, आज से मैं 10 साल पहले के पेरेंट्स की भी मैं बात करूं, दे यूज्ड टू हेल्प ईच अदर, राइट। बट ये जो न्यू जेनजीज जो पेरेंट हैं आजकल, ये एक दूसरे को नहीं बताते। इनको लगता है कि अगर हमने बता दिया तो आवर किड्स वुड बी लेबल्ड,
ऐसा नहीं होने वाला है, नथिंग इज गोइंग टू बी लेबल। और लेबलिंग से फर्क ही क्या पड़ता है, क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए कल को अगर मुझे कोई पागल बोल दे तो मुझे क्या ही फर्क पड़ता है ना उससे, राइट? इट इज जस्ट दैट हाउ यू परसीव थिंग्स एंड हाउ यू टेक थिंग्स ऑन योर ओन, राइट? सो पहली बात तो मुझे लगता है लेबलिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? दूसरी बात, अगर हम कहें कि हम ये डिस्क्लोज करेंगे या नहीं करेंगे, हम डिस्क्लोज क्यों करेंगे? दैट इज आवर फर्स्ट थिंग टू बी इन दिस फील्ड, राइट? बीइंग काउंसलर्स, बीइंग साइकोलॉजिस्ट, वी आर नॉट देयर टू लेबल देम। मेरा तो देखिए, मेरे पास पेरेंट्स आते हैं तो मेरा सबसे पहले बात ही यही होती है कि मुझे असेसमेंट कराना ही नहीं है, कराना ही क्यों है? If they get me a report, then it is fine. If they don't get me a report, I assess them on my own. Even if they ask me कि बच्चे के साथ इश्यू क्या है, I would never tell them. मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप काम कीजिए, आप ये मत काउंट कीजिए कि उस पर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अगर आपको काम नहीं मिलेगा ना 6 महीने में, आप मुझे वापस आके बोलेगा कि काम नहीं हुआ, राइट? एंड 6 month इज अ बिग थिंग। मुझे लगता है अगर एक थेरेपिस्ट अच्छा है और एक सही लाइन में, सही दिशा में अगर बच्चे के साथ काम हो रहा है, सो द चाइल्ड कुड शो यू इम्प्रूवमेंट एंड विद इन 15 to 20 days एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देता है। अगर बच्चा आपका बैठ नहीं रहा है एक जगह पर, अगर बच्चा बहुत ओवरली हाइपर एक्टिव है, बच्चे का लैंग्वेज नहीं है, राइट? और आप कहिए एक रेगुलर सिनेरियो में नहीं सर्वाइव कर पा रहा है, अगर आप ठीक से काम करें, मैं कह रही हूँ आपको 20 दिन में इम्प्रूवमेंट अच्छा खासा दिख जाता है, राइट? अभी इफ आई टॉक अबाउट माय रीसेंट पेशेंट, देयर वाज अ चाइल्ड 2.8 लास्ट ईयर आया था हमारे पास, मई या जून में। सो दिस चाइल्ड वाज गोइंग टू रेगुलर स्कूल, वन ऑफ द रीनोन स्कूल से हमारे पास बच्चा आया ये। और बच्चा स्कूल में ऑब्वियसली अप्रैल में टीचर्स ने ऑब्जर्व किया होगा, तो उन्होंने बोला कि बच्चा बैठ नहीं रहा है and the language is not normal, he is repeating the words but he is not able to speak, right? इकोलेलिया है, जैसे कि ऑटिज्म में होता है इकोलेलिया, लैंग्वेज के अलग अलग लेवल्स होते हैं, राइट? बच्चों के तो रिपीटिशन तो है लेकिन बोल नहीं रहा है, राइट? सो द पेरेंट केम अप टू अस एंड दे सेड कि हम ऑलरेडी ना कहीं और थेरेपी सेंटर में हम थेरेपी करा रहे हैं, हमें होने वाला है 1 साल, 8 महीने तो कम से कम हो गए, एंड वी आर बीइंग वेरी रेगुलर बट कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। ऐसे ठीक है, चलिए लेट्स ट्राई फॉर अ मंथ। मैंने उन्हें सिर्फ 2 महीने का टाइम दिया था। मैंने कहा आप मुझे मई जून दे दीजिए, गिव मी 100% रेगुलर, ठीक है? मैं जितने घंटे आपसे मांग रही हूँ आप मुझे सिर्फ उतना टाइम दीजिए, ठीक है? अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी जुलाई से मत आइएगा, ठीक है? सो आई गेस विद इन मई एंड जून देयर वाज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द किड्स। अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट बच्चे में देखने को मिला। पेरेंट्स को दे कंटिन्यूड, अभी भी आ रहा है बच्चा हमारे पास। सो उसके बाद आई गेस नाउ ही हैज़ अ रेगुलर स्पीच, जैसे हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं, वो बिल्कुल वैसे ही बात करता है। थोड़ा बहुत हिच जो रह गया, वी स्टिल वी नीड टू और थोड़ा रिफाइन करना है उसका स्पीच को, बट अभी वो बिल्कुल रेगुलर बोल लेता है, जैसे हम आपस में बात करते हैं वैसे, जितना 3 साल का बच्चा करेगा वैसा, राइट? और अगर मैं बोलूँ क्लास में सिटिंग इज मच बेटर, बिहेवियर्स आर मच बेटर, राइट? और चीजें और एस्पेक्ट्स उसके देखे जाएं, ही इज एब्सोल्युटली रेगुलर। सो नहीं रहता है इशू, अगर आप ठीक से काम करते हैं थिंग्स कैन बी वर्कड आउट, राइट? एंड इट इज ऑलवेज, मैंने कहा ना ऑटिज्म तो कोई टर्म ही नहीं है, मुझे लगता है इट इज ऑलवेज वर्केबल, स्पेशली कोई टर्म नहीं है, इट इज ऑलवेज वर्केबल। आप सिर्फ बात ये कीजिए कि आप काम कितना करने को तैयार, अगर आप काम करने को तैयार है, बच्चा आपको इम्प्रूवमेंट 100%। देखिए कहते हैं ना पत्थर से भी इमोशंस निकाले जा सकते हैं, तो ये तो पत्थर नहीं है भाई, ये जीते जागते इंसान है, इनसे कैसे नहीं किया जा सकता काम, इनमें कैसे इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती, हो ही नहीं सकता ऐसा, राइट? सो 2 क्वेश्चन जो मेरे माइंड में भी आए कि मैं जो मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लेट्स से क्लास है, क्लास में 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड है, और उसमें एक ऑटिज्म चाइल्ड है, जो लोगों को पता लगता है कि यार ऑब्वियसली पूरी क्लास को पता लगता है दैट ही इज अ स्पेशल चाइल्ड, ही नीड सम असिस्टेंस। सो मैं चाहता हूँ कि आपके थ्रू उन बाकी बच्चों को मैसेज पहुंचना चाहिए दैट हाउ डू दे पीपल ट्रीट हिम या और हर, देखिए सबसे पहले हाउ दे कैन सपोर्ट हिम और हर, और उनको क्या करना चाहिए रादर देन
बुलिंग और रादर देन ट्रीटिंग हिम डिफरेंट और ये नॉर्मल, या फिर जैसे आपने बोला नॉर्मल होना चाहिए. सो आई वांट कि उन पेरेंट्स को ये मैसेज आना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को बोलें कि उनको इस कैसे ट्रीट करें उन लोगों को. आई गेस सबसे पहले तो यशांक वेरी व्हाट डू वी से वेरी टची क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड, राइट. देखिए मैंने खुद स्पेशल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में, मैंने बहुत स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के साथ बहुत काम किया है. वी स्टिल हैव अ सेंटर इन बाल भारती स्कूल पीतमपुरा. We have a center there. Within the center we have a center, our center there, right. So मैं already बहुत सारे regular schools के साथ जब काम करती हूँ ना, तो ये वाला जो topic है ना, this is very sensitive, right. और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा important चीज़ है ये, मतलब बच्चों को sensitize करना. देखिए उससे पहले parent का sensitize होना बहुत ज़रूरी है. हम बच्चों को मैसेज दे देंगे, मैंने बोल दिया बच्चों को ये करने के लिए, वो बच्चा घर जाएगा, पेरेंट को बताएगा, वो कहेंगे तुझे क्या जरूरत पड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, कौन हो तुम भाई, राइट. सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पेरेंट सेंसिटाइज हो कि देखिए एक बच्चा, अगर कोई बच्चा एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, कल को आपके बच्चे के साथ भी, किसी भी बच्चे के साथ इशू हो सकता है. देखिए मेरे साथ भी, बीइंग एन इंडिविजुअल, मेरे साथ इशू हो सकता है, आपके साथ इशू हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है. कंसिडर दैट सिचुएशन, राइट. उसको सिचुएशन को कंसिडर करते हुए सेंसिटाइज योर किड्स, समझाइए उन्हें कि बुलिंग इज नॉट एट ऑल अलाउड. देखिए पेरेंट जब बच्चा बुलिंग करता है ना, तो पेरेंट कहता है हमारे घर में तो एनवायरनमेंट ही नहीं है ऐसा, हमारा बच्चा कैसे ऐसे कर सकता है. वो कहीं ना कहीं से आप ही से अडॉप्ट किया है बच्चे ने, राइट. अगर हमारा बच्चा झूठ बोल रहा है, वो हम ही से कहीं ना कहीं से सीखा है. ये कहना बहुत बड़ा मिथ है. अगर कोई पेरेंट ये बोले कि मेरे तो संस्कार ही ऐसे नहीं, मैंने तो सिखाया ही नहीं, फिर इसमें ऐसा कैसे आ गया, राइट. नहीं, देखिए बच्चा जो देखता है, बच्चा वही सीखता है. हमारी आजकल की सोसाइटी की प्रॉब्लम ये है कि हम अपने रूट्स पे जा ही नहीं रहे. हमने सोचा हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ऐसे काम किया, हम अपने बच्चों के साथ ऐसे काम नहीं करेंगे. हमारे पेरेंट्स ने हमें चांटे लगा के काम कराया, हम अपने बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे. मत कीजिए, हाँ मत कीजिए. मैं नहीं कह रही हूँ मारना इज अ नॉर्मल सिनेरियो, आई वुड नेवर सजेस्ट. देखिए मारना तो नॉर्मल है ही नहीं, राइट. लेकिन अगर आप अपने बच्चों के साथ फर्म नहीं हैं, राइट, अगर आपने अपने बच्चों को फर्मली कुछ नहीं सिखाया, तो वो बच्चे में संस्कार नहीं आएगा. ये बात मान के चलिए, राइट. सो आपको पहली बात, अगर आपको अपनी बात बच्चों से पहली बात तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक पे अगर हम रहें, तो सबसे पहले अपने बच्चों को सेंसिटाइज कीजिए. आप खुद भी सेंसिटाइज होइए कि अगर एक बच्चा स्पेशल आ गया है, टेल देम टू हेल्प देम आउट, राइट. किसी भी फील्ड में हो सकता है, वो बच्चा हो सकता है वो एक जगह पे बैठा नहीं रह पा रहा है, राइट. सो इंस्टेड ऑफ लाफिंग अराउंड इन द क्लास, वील स्टे क्वाइट, राइट. हम जनरली स्कूल में ये स्टडी बडी का कॉन्सेप्ट हम बहुत फॉलो करते थे. सो हम एक कोई स्टडी बडी बना देते थे. जो बहुत ज़्यादा ओवरली इंटेलिजेंट बच्चा है, वो पहले अपना काम खत्म करता था, फिर उसके बाद दैट चाइल्ड यूज्ड टू हेल्प दिस चाइल्ड, द अदर चाइल्ड. और वो कोशिश करता था कि वो ना पूरे क्लास में ऐसा माहौल रहे कि उसको कोई बुली नहीं करे, राइट. कुछ 2 या 4 बच्चों को ऐसा सेंसिटाइज, देखिए आप 50 बच्चों के ऊपर काम नहीं कर सकते. मैं नहीं कहूंगी कि सब बच्चे ऐसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, राइट. स्मार्टेस्ट किड पे काम कर लो, स्मार्टेस्ट एंड सेंसिटिव किड्स पे काम करो, जो ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड है टुवर्ड्स दिस फील्ड, है ना, जिनको पता है कि इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम है तो मुझे उसे बुली नहीं करना है. कुछ इमोशनल बच्चे होते हैं, हमारे आसपास भी आपको कुछ ज्यादा इमोशनल लोग मिलेंगे, है ना. सो आपको सिर्फ उन पे काम करना है जो कि इस बच्चे को हेल्प आउट कर दें, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्लास में ना, कि उसके लिए सब चीज़ें नॉर्मल रहे. क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 5th 6th नहीं, बहुत आगे तक भी ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, राइट. जितने बड़े होते हैं बच्चे, बुलिंग का लेवल भी उतना ज़्यादा बढ़ता है, राइट. सो हमें सिर्फ कुछ 2-4 बच्चों को पकड़ के उनको थोड़ा सा सेंसिटाइज करने की, और पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को सेंसिटाइज ज़रूर करें, खुद भी सेंसिटाइज. सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सेंसिटाइज होने की, कि ये ना हौ वाली बात नहीं है, हौ हुआ कुछ नहीं हो गया है.
और ये कुछ ऐसा भी नहीं है कि देखिए आपसे मुझे हो जाएगा, मुझसे किसी और को हो जाएगा, राइट? या पेरेंट्स को ये लगता है कि अरे इसके बिहेवियर्स देख के मेरा बच्चा भी वही सब सीखेगा। नहीं होगा ऐसा, कुछ नहीं होने वाला ऐसा। सी अगर मैं आपको बताऊं, आपने मुझसे पूछा कि मैंने क्या चैलेंजेस फेस किए। मेरे बच्चे, माय माय एल्डर वन वाज 3 months व्हेन आई टुक हर टू माय क्लिनिक। ठीक है, शी यूज्ड टू गो विद मी इन उन दोज स्पेशल किड्स, राइट? और उसके बाद मेरी सेकंड डॉटर हुई तो मैं, वो 1.5 महीने की बच्ची और ये 3 साल की बच्ची, दोनों को साथ लेके जाती थी। आई यूज्ड टू गो टू माय क्लिनिक, right? Parent who know me in this field, they know this my journey very well, right? So मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे, even people used to say this to me कि अरे बच्चों, स्पेशल बच्चों में लेके जाती है, इसके बच्चे भी स्पेशल हो जाएंगे। Even when I was carrying, people used to say so, इसको भी स्पेशल बच्चा हो जाएगा। नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। Even the God is going to bless you, your karmas are going to be intact, राइट? अगर आपका पीछे का कर्मा ठीक नहीं भी होगा ना तो भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। रिपेयरिंग चल रही है। हाँ, राइट। सो मुझे तो लगता है मेरे माय किड्स आर ओवरली सेंसिटिव, बिकॉज वो इतने सेंसिटिव बच्चों में रहे हैं ना। आई स्टिल गो टू देयर पीटीएम, मैं जाऊं या ना जाऊं, उनका सबसे अच्छा फीडबैक जो है, दे आर वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, राइट? और वो अच्छे ह्यूमन बीइंग इसलिए हैं क्योंकि वो इन बच्चों के साथ रहे हैं, राइट? तो अगर आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग चाहिए तो मैं आपको कहूंगी आप अपने बच्चे को बोलिए थोड़ा टाइम स्पेंड करो इन बच्चों के साथ, राइट? बिकॉज दे आर वेरी इनोसेंट किड्स, दे आर स्पेशल बच्चे बहुत इनोसेंट है। उनकी इनोसेंस, हम ये जो स्ट्रीट स्मार्ट, ओवर स्मार्टनेस आपको जो सब जगह देखने को मिलेगी, इन बच्चों में कभी नहीं मिलेगी आपको, राइट? बिकॉज दे कांट हाइड देमसेल्फ, राइट? सो आपको सिखाना है, अगर आपको बेसिक वैल्यूज सिखानी है, आप स्पेशल बच्चों के साथ रखिए, देखिए बच्चे कैसे सीखते हैं। गुड नॉलेज, प्लीज डू। और इसमें बच्चा जो ऑटिज्म से सब जा रहा है, गो थ्रू कर रहा है, उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि यार हाउ टू स्टे स्ट्रॉन्ग, हाउ टू अवॉइड दिस? और एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि कभी ऑटिज्म की वजह से, या ऑटिज्म किसी को है या कोई स्पेशल साइड है, कभी सुसाइड हुआ है या फिर पेरेंट्स ने कभी सुसाइड किया इसकी वजह से, ऐसा कभी हुआ है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल। मतलब शी वाज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई नो दैट पेरेंट, शी वाज स्ट्रगलिंग विद अ लॉट ऑफ फैमिली इश्यूज। मैंने आपको बोला ना, क्योंकि देखिए एक बीइंग अ मदर इज नॉट दैट इजी, और बीइंग अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड इज नेवर गोइंग टू बी इजी, राइट? वो तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, दैट बिकॉज दिस इज आवर इंडियन सोसाइटी, राइट? सो वो एक्सेप्टेंस तो आता ही नहीं है। और मुझे लगता है आई गेस उस पेरेंट ने भी, मदर ने, शी अटेम्प्टेड सुसाइड, राइट? सो ऐसा रहता है, बट द थिंग इज, मैं बोलूँगी उसमें बच्चा वाज नॉट द कल्प्रिट, द फैमिली वाज द कल्प्रिट, राइट? द फैमिली इज ऑलवेज गोइंग टू बी द कल्प्रिट। अगर आप किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन में लेके जा रहे हैं, देखिए कोई भी बच्चा, देखिए ऑटिस्टिक बच्चे तो दे आर वेरी ब्यूटीफुल, उनको आपके किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको ऑटिस्टिक बोलिए, आप उनको जो मर्जी बोलिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? बिकॉज दे गिव अ डैम टू इट, राइट? सो मुझे लगता है हमारे बच्चे तो एकदम चिल्ड आउट है, उनको कोई परवाह नहीं है सोसाइटी की, दे आर चिल्ड आउट, राइट? प्रॉब्लम है पेरेंट्स के साथ जो कि रेगुलर सिनेरियो को समझते हैं और उनको लगता है कि हमारा बच्चा स्पेशल है। सो वर्किंग विद द पेरेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थेरेपिस्ट का सबसे बड़ा रोल है कि वो पेरेंट के साथ जरूर काम करे, फैमिली के साथ जरूर काम करे, राइट? क्योंकि वो एक्सेप्टेंस आना पेरेंट में, फैमिली में, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर पेरेंट का उस एंजाइटी फेज में ना जाना कि वो इस लेवल तक चला जाए कि ऐसा कुछ हो, राइट? वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, पीपल अराउंड, राइट, पेरेंट्स अराउंड जो कि रेगुलर बच्चों के पेरेंट्स हैं, राइट, उनसे मेरी सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे लगता है प्रॉब्लम बच्चे के साथ नहीं है, प्रॉब्लम पेरेंट के साथ भी नहीं है, प्रॉब्लम है ये 4 लोग जो साइड में खड़े हैं ना, एंड देन दे से कि दिस चाइल्ड इज नॉट नॉर्मल, वो प्रॉब्लम हो जाती है,
राइट या कई बार हमारा खुद का थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें उन 4 लोगों से फर्क ही क्यों पड़ता है। राइट अगर मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, मुझे इनिशियली आई वुड से कि मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, व्हेन आई कंसीव्ड माय ओन फैमिली सेड कि तुम्हारे खुद के बच्चे पागल हो जाएंगे, बिकॉज सी पीपल डोंट नो व्हाट दिस टर्म इज ऑल अबाउट, है ना, उनको पता ही नहीं है। लेकिन मैं उनको दोष नहीं दूंगी इस चीज का, उनको पता नहीं है। राइट मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है इसकी डेप्थ। राइट जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास नॉलेज कम है, उनको कहाँ से मैं मान लूँ कि भैया उनको कुछ पता होगा। राइट पहली चीज। दूसरी चीज अगर मैं बोलूँ कि ऐसे भी हमने स्कूल में काम किया, पीपल आर वेरी वेल एजुकेटेड, वहां पे लोगों ने बोला अरे तुम स्पेशल बच्चों को संभालोगी तो तुम्हारे बच्चे स्पेशल हो जाएंगे। राइट एक टीचर ने दूसरी टीचर को बोला। राइट सो ऐसा नहीं है कि एजुकेशन इज गोइंग टू गिव यू समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। आप एजुकेटेड हैं, आप अनएजुकेटेड हैं, ये सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस है कि वो काम कैसे करता है। मैं भी आपसे यही पूछने वाला था कि इसका मेन रीजन एजुकेशन है कि कुछ लोगों को पता ही एजुकेशन की वजह से लोग ऐसा बिहेव करते हैं, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने वेरी हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स, वेरी हाई प्रोफाइल आई वुड से पेरेंट या कोई भी थेरेपिस्ट या टीचर्स मैंने देखे हैं, they are very well off and they are very well in education, right? कोई PhD है, कोई कुछ है, लेकिन उनको ये समझ नहीं है। राइट उनको लगता है फिर भी बच्चा मतलब नॉट नॉर्मल, जो नॉर्मल हमारा सिनेरियो है वो नॉर्मल नहीं होगा अगर आप इन बच्चों के साथ रहोगे। ऐसा नहीं होने वाला। सी ये कोई वो नहीं है कि आपने टच किया और ये स्प्रेड हो जाएगा सब जगह। इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज नॉट HIV और इट इज नॉट एनीथिंग लाइक दैट। कोविड नहीं है ये जो कि सबको होने वाला है, जो 1 मीटर की दूरी में बैठा होगा तो सबको हो जाएगा, ऐसा नहीं है। राइट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ प्यार बांटने से प्यार बढ़ने वाला है। राइट ऑटिज्म या कोई भी टर्म आप ले लीजिए, वो नहीं बढ़ेगा। राइट और ये डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा अगर हम इससे प्यार से डील करेंगे। इफ वी लव ईच अदर, अगर हम ब्रदरहुड और सिस्टरहुड में ज्यादा रहते हैं तो उससे चीजें ठीक होंगी, नॉर्मलाइज होंगी एज कम्पेयर टू जिस फेज में अभी हमारी सोसाइटी जा रही है। मुझे लगता है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। और डू यू थिंक कि ऑटिज्म के बारे में स्कूल्स में भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देनी चाहिए पढ़ाते टाइम बच्चों को, ताकि उनका अवेयरनेस हो, बच्चों जिसको अगर है भी उसको भी, और जो लोग नहीं भी है और उनके आसपास कोई लोग है तो उन्हें बेनिफिट मिल जाए उससे। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? अच्छा मैं ये शांति मैं आपसे पूछूंगी कि आप बच्चों पे काम करेंगे या आप बड़ों पे काम करेंगे? मैं आपको कह रही हूँ कि टीचर्स ही अवेयर नहीं है इस चीज के लिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो मुझे लगता है, मैं स्कूल प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप ना एक ये फील्ड पर्टिकुलर कर दीजिए। राइट जैसे मैं अगर बोलूँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस बाल भारती पीतमपुरा, दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल। उन्होंने हमारी पूरी एक टीम रखी है वहाँ पे। राइट एवरी 3 months वी कीप अ सेशन विद द टीचर्स जो वहाँ की हैं, वी सेंसिटाइज देम, वी मेक देम अंडरस्टैंड। देखिए प्रॉब्लम ना टीचर्स के साथ भी नहीं है, दे आर वर्किंग विद सो मेनी किड्स ऑल टुगेदर। एक क्लास में 50 बच्चे, इतने सारे बच्चों के साथ सारा दिन काम करना, इट्स नॉट दैट इजी। राइट कहना बड़ा आसान है, बच्चे अलग अलग तरीके के। आजकल तो टीचर को अगर मैं बोलूँ तो पेरेंट्स आर, बच्चे नहीं है, बच्चों के साथ काम करना मुश्किल नहीं है, पेरेंट के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। राइट क्योंकि पेरेंट, पहली बात तो आजकल पेरेंट्स ऐसे हो गए हैं, आपने मेरे बच्चे को ऐसे उंगली भी क्यों दिखा दी। राइट पेरेंट हैव बिकम सिनिकल। राइट उनको लगता है कि नहीं, मतलब मैं तो मेरे बच्चों को कुछ कहने ही नहीं दूंगा। बट नहीं, डोंट डू दिस। पहले तो आप उसका ना जो चाइल्डहुड है आप उसका खत्म कर रहे हैं, आप उनको ओवरली पहले ही मेच्योर कर रहे हैं, आप उनको बड़ा बना रहे हैं। राइट बच्चों को बच्चे रहने दीजिए, बच्चों को बच्चों की तरह जीने दीजिए। राइट उनको गलतियां करने दीजिए और उस पर उनको डांटिए, ताकि आप माँ बाप रहें और वो बच्चे ही रहें। राइट आजकल क्या हो रहा है, पेरेंट बच्चा बन रहा है और बच्चा पेरेंट बन रहा है। राइट नहीं, देखिए दोस्त यार रिश्तेदार सब मिल जाएंगे, पेरेंट नहीं मिलेगा आपको। राइट कोई भी आपका फ्रेंड बन सकता है,
लेकिन आपका पेरेंट कोई नहीं बन सकता है। और अगर आप अपने बच्चे के पेरेंट नहीं बनेंगे तो कोई और आपके बच्चे को पेरेंटिंग दे रहा होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। सो बी अ पेरेंट टू योर चाइल्ड, सबसे ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात कि बच्चों को सेंसिटाइज करने से पहले हमें टीचर्स को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। उनको ये चीज समझाना कि अगर बच्चे में प्रॉब्लम है, आजकल शेडो का एक नया ट्रेंड स्कूल्स में आ गया, अगर मैं आपको बताऊं। हाँ, शेडो टीचर्स का। सो बड़ा कॉमन हो गया आजकल सारे स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में। सो स्कूल ने ना ये ट्रेंड बना लिया है। पहले अगर 50 बच्चे थे और उसमें अगर 4 बच्चों में प्रॉब्लम थी, तब भी तो टीचर्स करती थी ना, हमारी टीचर्स ने। आई स्टिल रिमेम्बर, मेरी क्लास में ऐसे 4 बच्चे थे, राइट। दे वर नॉट एबल टू सिट एट अ प्लेस, बहुत ओवरली हाइपर एक्टिव, नहीं बैठते थे, राइट। या फिर टीचर को बड़ा ही ज्यादा परेशान करते थे। हम मेरी क्लास में भी थे, राइट। आपकी क्लास में भी रहे होंगे ऐसे, है ना। 4 से 6 बच्चे ऐसे रहते ही थे, 50 क्लास होती थी और ऐसे रहता ही था सिनेरियो। बट आजकल टीचर्स को क्योंकि वो कन्वीनियंस मिल गया है, राइट, कि शेडो टीचर आ जाएगी एंड शी विल सी, राइट। सो टीचर मतलब कि शेडो मतलब कि एक टीचर जो एक स्पेशल बच्चा है उसके साथ एक कोई भी एक शेडो आएगी, शी विल वर्क लाइक अ शेडो टू हिम और हर, राइट। और वो उनका सारा काम करके देगी, वो उनको एक जगह पे बिठा के रखेगी। सो द टीचर डजंट हैव टू गिव एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू द चाइल्ड, right, so that she can focus on other हाँ, so that she can focus on other things. तो शेडो का कॉन्सेप्ट तो आ गया, लेकिन पहली बात तो हमारे देखिए इंडिया में शेडो टीचर्स आर नॉट ट्रेंड। आपको पता है शेडो का मतलब क्या है? नहीं पता आपने? हाँ, मैंने वही कहा ना, आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन क्या जो हम वहाँ पे शेडोज रखते हैं उनको भी पता है कि शेडो का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। तो पहली बात तो यहाँ पर शेडोज ट्रेंड ही नहीं है। फिर आप जिसको उसके साथ बिठा रहे हैं, आजकल क्या करते हैं, मतलब देखिए पेरेंट भी बेचारा मजबूर है, मैं पेरेंट की भी मजबूरी समझती, इवन टीचर भी मजबूर है। टीचर को पता ही नहीं है कि शेडो का कॉन्सेप्ट क्या है। स्कूल मजबूर है कि हाँ ठीक है, हमें अपना सिस्टम चलाना है, तो हमने भी एक शेडो रख ली। बट शेडो का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट था वो तो खत्म हो गया, राइट। क्योंकि हमने किसी भी एक मे बी नैनी लेवल 12th पास किसी नैनी लेवल को हमने शेडो बना के बच्चे का भेज दिया। या अगर मैं बोलूँ किसी एजुकेटेड को भी, ग्रेजुएट को भी अगर हमने भेज दिया, ग्रेजुएट को पता है शेडो का मतलब क्या होता है, या उसको पता है ऑटिज्म क्या टर्म है, या कोई XYZ डिसेबिलिटी क्या टर्म है जिसके साथ वो बैठ के काम कर लेगी। जब उसको टर्म ही नहीं पता तो वो काम क्या करेगी, राइट। तो उसमें देखिए पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट ऑफ शेडो था, दैट इज ऑल गॉन, राइट। अब उसमें क्या है, उसमें पेरेंट सफर कर रहा है सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा सफर कर रहा है बच्चा, राइट। क्योंकि शी इज ट्रीटिंग हिम द वे शी वांट्स, ठीक है। टीचर कुछ इंस्ट्रक्ट कर रही है, यहाँ से 4 और इंस्ट्रक्शन बच्चों से आ रही हैं, प्लस ये एक और एक्स्ट्रा बर्डन जो एक शेडो आ गई उसके साथ, वो एक और बैठ गई, राइट। सो इसलिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है स्कूल, ओवरऑल स्कूल सिस्टम को सेंसिटाइज करना। सबसे पहला काम हमारा, मुझे लगता है हमें प्रिंसिपल्स के साथ बैठ के ये वाला काम जरूर करना चाहिए। एक हमारा ऐसा सिस्टम जरूर होना चाहिए कि जहाँ पे प्रिंसिपल्स को बताया जाए कि ये जो एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है, व्हाट इज दैट ऑल अबाउट, ठीक है। अभी भी चीजें बहुत ज्यादा लोगों को क्लियर नहीं है, अभी भी नहीं पता है लोगों को, राइट। दो मुझे लगता है बहुत अवेयरनेस आई है, लेकिन शेडो का क्या रोल है, शेडो क्या काम करती है, कैसे काम होना चाहिए स्कूल सिस्टम में ना, अभी भी हमें उन चीजों पे काम करने की जरूरत है, राइट। और शेडो के मतलब स्कूल सिस्टम के साथ साथ हमें पेरेंट्स पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए कहीं ना स्कूल भी सफरर हो गए हैं आजकल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, जैसे कोई भी एक पेरेंट उठ के आ जाएगा, एक 40 के ग्रुप में ऐसे 8 या 10 पेरेंट्स आपको मिलेंगे ओवरली सेंसिटिव, जो कहेंगे मेरे बच्चे को तो कुछ भी मत कहो आप, ठीक है, यू डेयर नॉट टू से माई किड्स एनीथिंग, राइट। अब जब आपको ये बोल दिया गया तो वो बेचारी टीचर भी क्या करेगी, है ना, वो प्रिंसिपल भी क्या करेंगे, या कोई भी और सिनेरियो में क्या ही कर पाएगा उस सिनेरियो में, राइट। सो बहुत ज्यादा जरूरी है बीइंग अ पेरेंट, हमारी पेरेंटिंग को ठीक करना। मुझे लगता है पेरेंट कोच होना हमारे आसपास, मुझे लगता है
दिस शुड बी आवर फर्स्ट थिंग, फर्स्ट ड्यूटी बीइंग मतलब सोसाइटी की हम हर एक जगह पे एक पेरेंट कोच जरूर रखें स्कूल्स में, राइट, जिनको पेरेंटिंग सिखाई जाए स्कूल में। इवन मैं कहूँगी पीडियाट्रिशियन के पास होने चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, राइट, क्योंकि ना स्कूल, जब स्कूल का नाम आता है ना तो स्कूल पेरेंट क्या सोचेगा कि वो शायद स्कूल ने अपने फायदे के लिए रखा है, वो चीजें समझा रहा है जो स्कूल हमें समझाना चाहता है। ऐसा नहीं है, पेरेंट कोच आपको वो समझाएगा कि जो एक्चुअल में आपके बच्चे के लिए ठीक है, राइट। सो बीइंग पीडियाट्रिशियन, ठीक है, मुझे लगता है वो जब पीडियाट्रिशियन के पास आप परेशान होकर अपने बच्चे की बीमारी या कुछ भी XYZ चीजें लेके जाते हैं, मुझे लगता है दैट इज द फर्स्ट फील्ड जहाँ पे आप ये सेंसिटाइज कर सकते हैं कि अपने बच्चे की पेरेंटिंग कैसे करनी है, राइट। सो मुझे लगता है ये वाला एक सिनेरियो हमें जरूर ओपन करना चाहिए कि पेरेंट कैसे करना है। आज से 20 साल पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, आज पेरेंटिंग इज अब बिगेस्ट प्रॉब्लम, राइट। बच्चों के साथ इशू नहीं है, पेरेंट्स के साथ इशू है। तो मैम इसमें आप प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करते हो बच्चों की? जैसे लेट से कोई बच्चा आया 2 महीने 4 महीने भी है, किसी को साल भी लगता है, 2 साल भी लगते हैं, तो प्रोग्रेस कैसे आप ट्रैक करते हो? सिर्फ बच्चे ही आपको बता देंगे ना, स्कूल आपको बताएगा, बच्चे आपको बताएंगे। एवरी माइलस्टोन मुझे लगता है आपको कभी ट्रैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। Okay. आपको बच्चे इतना बड़ा या पेरेंट इतना बड़ा फीडबैक है आपके लिए, वही आपको बता देते हैं। Okay. हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि वी नीड टू बी पेशेंट। एक्चुअली इस फील्ड में अगर मैंने देखा है, मैंने ये भी बहुत ज्यादा देखा है कि पेरेंट को ना थेरेपिस्ट शॉपिंग की भी बड़ी आदत है, और दूसरा स्विच ओवर करने की बड़ी आदत है, या फिर पेरेंट चाहेगा थेरेपिस्ट जिसके पास ना बहुत भीड़ लगी हुई है, whether you have a quality or not, but they will go for somebody who has a good line behind them, right, जिसकी 6 महीने 8 महीने की अपॉइंटमेंट में आपको टाइम लग जाए या महीना 2 महीना लगा दे, they will go there, राइट। पेरेंट्स के साथ ये बहुत ज्यादा रहता है कि हमें तो कुछ अच्छा ही चाहिए करके, बट मुझे लगता है कि कोई भी थेरेपिस्ट छोटा या बड़ा या कुछ ऐसा नहीं होता है, इट्स जस्ट दैट कि आपके बच्चे को क्या क्लिक करता है, राइट। या कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, राइट, कोई भी थेरेपिस्ट, इट्स जस्ट दैट कि पहली बात तो आपने कितना एज अ टीम उस थेरेपिस्ट के साथ लग के काम किया है, राइट। फिर आपका पर्सपेक्टिव थेरेपिस्ट का पर्सपेक्ट कितना मिलता है आपस में, ये दूसरी बात है। और तीसरी बात ये है कि फिर आपने कितना टाइम डिवोट किया उस थेरेपिस्ट को, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप 2 महीने रेगुलर आ गए और फिर आपने सोचा जी नहीं इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, हो सकता है वो 2 महीने के बाद ही, मैंने आपको जैसे पहले ही बोला, हो सकता है 4 बार फेलियर के बाद ही 5वीं बार आना हो, है ना, सक्सेसफुल होना हो, तो आपको उतना तो आपको टाइम देना पड़ेगा। किसी भी थेरेपिस्ट के पास चले जाइए, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट किसी भी XYZ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, किसी के पास भी जाइए, यू नीड टू डिवोट देम टाइम, गिव देम गुड टाइम, एटलीस्ट इन्वेस्ट टाइम, एंड इफ एट ऑल देन यू फील कि इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, देन यू गो अहेड विद समबडी एल्स, राइट। और आजकल काफी स्पेशल स्कूल खुल भी रहे हैं, ऑब्वियसली जैसे जैसे बढ़ रहा है और लोगों को भी अवेयरनेस हो रही है, तो कुछ ऐसे स्कैम्स भी हो रहे हैं क्या आपकी फील्ड में? बहुत, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है कि जिसमें आप, आई नो कि कोई कोर्स तो है नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऑब्वियसली आप किसी बच्चे को सौंप दिया, उसका 1-2 साल चले गए, 6 महीने चले गए, तो वो कोई पेरेंट फिल्टर कैसे करे कि हमें मिरेकल फाउंडेशन को अप्रोच करना है या किसी और फर्म को अप्रोच करना है, तो उसको कैसे फिल्टर करे एक पेरेंट? देखिए मैंने कहा ना, ये सब पेरेंट पे डिपेंड करता है कि पेरेंट किस थॉट प्रोसेस से जा रहे हैं। देखिए बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी बहुत बच्चों के साथ ना काम कर चुके हैं, उनको लगता है अब कुछ नहीं हो रहा, so, अब ना मुझे मेरे बच्चों को एक ऐसे पीसफुल एनवायरनमेंट में छोड़ देना है जहाँ पे मेरा बच्चा अच्छे से बस सिर्फ खुश रहे, राइट। एक इस सिनेरियो के साथ जा रहा है। एक दूसरा पेरेंट है जहाँ पे वो चाहता है कि मुझे तो इम्प्रूवमेंट चाहिए 100%, राइट, या तो मुझे एकेडमिक में 100% इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर मुझे उसके वोकेशनल में 100% इम्प्रूवमेंट चाहिए, या मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा एकदम रेगुलर हो जाए। देखिए सबसे पहले बात पेरेंट को ये समझना पड़ेगा दैट देयर इज समथिंग विच इज नॉट एज अदर्स, राइट। देखिए मैंने पहले ही बोला, मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, आपका एग्जाम्पल लूँ, जो आपके लिए नॉर्मल है मेरे लिए नहीं है,
या जो मेरे लिए नॉर्मल है वो आपके लिए नहीं है, राइट। तो पहले तो हमने ये स्ट्रक्चर ही कहाँ से बनाया कि इसी स्ट्रक्चर के उसमें हमें फिट होना है। हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया, जी मुझे मेरा बच्चा बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। क्यों क्यों चाहिए आपको, राइट। अगर देखिए मेरा बच्चा, अगर आई ऑल्सो हैव 2 किड्स, राइट। अगर कल को मेरा बच्चा दूसरे बच्चों की तरह अगर कोई वो डांसर नहीं बनता है, या आईएएस या आईपीएस नहीं बनता है, या इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनता है, या मैं कह रही हूँ वो सिर्फ उसको मेरे पास रहना अच्छा लगता है ना, एक छोटी सी जॉब करके उसको मेरे पास रहना अच्छा लगता है, क्या वो नॉर्मल नहीं है? किसने कहा वो नॉर्मल नहीं है? क्या किसने कह दिया कि यही सिनेरियो नॉर्मल है और वो नॉर्मल नहीं है? क्यों कंपटीशन आपको सब जगह खड़ा करना है ना, नहीं करना है, ठीक है। सो सबसे पहले पेरेंट की खुद की सोच ठीक होना बहुत जरूरी है। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो अपनी अपनी क्वेरीज लेके आ जाएंगे। अगर एक बच्चे का स्पीच ठीक नहीं है, लैंग्वेज ठीक नहीं है, आई वुड से जैसे स्पीच है लेकिन लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, डेवलप नहीं है, दे वांट एकदम नॉर्मल लैंग्वेज हो जाए। क्यों चाहिए आपको नॉर्मल, राइट। हम बीइंग पेरेंट्स वी आर देयर, बीइंग थेरेपिस्ट हम अगर बच्चे को समझ सकते हैं। आई नो यू आर नॉट गोइंग टू कीप द चाइल्ड ऑल द टाइम विद द थेरेपिस्ट, देखिए हमारे फाउंडेशन का एम ही ये है कि हम इन बच्चों को ट्रेंड करके एक लेवल तक ले जाकर फिर उनको अपने ही फाउंडेशन में हम बच्चों से काम कराएं जहाँ पे दे अर्न फॉर देमसेल्फ, राइट। हमारा एम ही हम यही लेके चल रहे हैं। विद इन आई गेस 5 years हमारा एक विजन हमने रखा हुआ है कि हमने इसे बहुत अच्छे से एक बिजनेस की तरह एस्टैब्लिश करना है। आई एम कॉलिंग इट बिजनेस, राइट, कि ये एक स्पेशल बच्चों का बिजनेस है, राइट। वो करेंगे ये बिजनेस, राइट। आई नो दे वुड नीड आवर हेल्प, हमेशा चाहिए होगी उन्हें, हमारा सपोर्ट चाहिए होगा, दैट इज ओके, ठीक है ना, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है। वी विल फाइंड आउट सच पीपल अराउंड अस जो कि बिल्कुल हमारी तरह सोचते हों और हमारी ही तरह उन बच्चों के साथ डेडिकेटेडली काम करें। बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको आपके जैसे लोग नहीं मिलेंगे, बहुत मिलेंगे आपको। आप एक ढूंढिए आपको 10 मिलेंगे। बात यह है कि आपका विजन बहुत प्योर होना चाहिए, तो आपको वैसे लोग आपके साथ जुड़ते ही जाएंगे, राइट। सो पेरेंट का पहले विजन क्लियर होना, जैसे मैंने बोला बीइंग अ थेरेपिस्ट मेरा विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है, ऐसे ही पेरेंट का विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपके साथ स्कैम तब होगा जब आपका विजन बहुत क्लियर नहीं है, राइट, व्हेन यू आर नॉट क्लियर टू इट, राइट। जब आपने सोच लिया कि मैंने छोड़ दिया है, अब मैं 1-2 साल तो मैं देखूं, इतना ओवरली प्योर में नहीं बैठ जाइए ना कि आपने देखा ही नहीं, 2 साल तक आपने देखा ही नहीं कि बच्चे के साथ क्या चल रहा है। मतलब देयर आर लॉट ऑफ इन्स एंड आउट्स, बहुत हैं, हर जगह है, हर फील्ड में, इस फील्ड में बहुत ज्यादा है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थेरेपिस्ट ना इंश्योरेंस कर लेता है अपनी। थेरेपिस्ट ने आया, मतलब मैंने ऐसे क्लिनिक्स के साथ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट मैंने क्लिनिक्स के साथ काम किया है, तो पीपल यूज टू से कि तुमने 6 महीने का गोल तुमने महीने में कैसे अचीव कर दिया, अच्छा, राइट। तुम्हें तो इसको 6 महीने ही लगाना पड़ेगा या साल में ही खत्म करना पड़ेगा, ये तो नहीं हो सकता। अगर तुमने खत्म कर दिया, तुम आगे उसका वो नहीं ले सकते हो, राइट, आगे का कोर्स नहीं ले सकते हो जब तक कि ये इसको साल नहीं लगा देंगे, राइट। सो पीपल डू वर्क इन सच अ मैनर जहाँ पे वो साल, 2 साल, 4 साल की इंश्योरेंस करा ली जाती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि मेरे पास मेरे पुराने बच्चे नहीं हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी, मेरे पास पुराने बच्चे हैं, लेकिन वो क्यों है वो उनको भी पता है, मुझे भी पता है, राइट। मेरे पास, मैं आपको सबसे पुराना बच्चा अभी भी जो मेरे पास है, he started when he was not even speaking, एंड उसकी मम्मी सबसे पहले मेरे पास रोते हुए आई थी कि ये तो ना मम्मी पापा भी नहीं बोलता है, एंड टुडे he is in 11th class, he takes education from me, nothing else, ठीक है, he is absolutely okay। हाँ, उसकी मुझे थोड़ी स्मार्टनेस पे, वो उतना ओवर स्मार्ट नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला, they are very innocent kids, right। so ओवर स्मार्टनेस पे हम उसके काम कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज मुझे उस पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर थेरेपिस्ट के पास ही है बच्चा, तो ऐसा भी नहीं है कि थेरेपिस्ट चाह रहा है
देखिए वो आपकी खुद की मर्जी है, मैंने मुझे लगता है उसको बहुत पहले छोड़ दिया था, राइट। देन द पेरेंट केम बैक टू मी कि नहीं आपको एकेडमिक तो इसका आप ही को लेना पड़ेगा, बिकॉज सिंस बिगिनिंग ही वाज देयर विद यू, नाउ आई वांट कि यू टेक एकेडमिक्स, राइट। आपने उसका स्पीच, एजुकेशन, ओवरऑल जो उसका इम्प्रूवमेंट किया वो सब आपने किया, अब ये भी आप ही करो, राइट। सो दैट डिपेंड्स अपॉन पेरेंट टू पेरेंट। लेकिन मैं बीइंग अ थेरेपिस्ट, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे पता नहीं हजारों बच्चे हैं जो जिनको मैं छोड़ चुकी हूँ, मैंने साल 2 साल 4 साल काम किया, एंड देन दे वेंट टू रेगुलर स्कूल एंड देन आई डिड नॉट वर्क विद देम, राइट, आई लेफ्ट देम, हो गया काम, हमारा काम खत्म है। अभी स्टिल वी आर गुड फ्रेंड्स, उनकी मम्मी, उनके पेरेंट्स, मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, वी स्टिल टॉक टू ईच अदर, वी स्टिल मीट ईच अदर, लेकिन एज अ थेरेपिस्ट नहीं, एज अ फ्रेंड्स मिलते हैं, राइट। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना सिर्फ विजन क्लियर कीजिए कि आप चाहते क्या हैं, और आप अपने बच्चे को किसी की तरह बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने बच्चे को बिल्कुल जैसा वो है ना, उसको वैसा रहने दीजिए, उसी में ही उसको बोलिए कि आप फ्लरिश कीजिए, और आप थेरेपिस्ट के ऊपर छोड़िए, राइट। ऐसे मेरे पास आते हैं फाउंडेशन में, हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं, उनका ना पेरेंट का क्या रहता है कि दे वांट कि ना अरे इसकी ना ये चीज ठीक नहीं है, ये ठीक हो जाए। जब एक 17, 18, 20 साल का बच्चा हो चुका है, राइट, देखिए सोशल स्किल्स जो है ना आपकी, वो 6 साल तक फिक्स हो जाती हैं आपकी। एक जो बेसिक बिहेवियर रहेगा ना आपके बच्चे का, वो वैसा ही रहेगा। 75% ऑफ ब्रेन्स इम्प्रूवमेंट दैट इज ऑलरेडी डन, ठीक है। वो 6 साल तक हो चुका है। एक वो जो बेसिक डेवलपमेंट है वो हो चुका है, ठीक है। अब जो है हम 25% पे काम कर रहे हैं, जिसको कि हमने मॉडिफाई करके उसको ऐसा बनाना है जो कि एकदम रेगुलर सिनेरियो में चल सके। तो आप अगर किसी थेरेपिस्ट को ये बताएंगे कि आप ये कर दो, आप वो कर दो, और फिर पेरेंट्स गेट ऑफेंडेड, राइट, उनको बुरा लग जाता है कि अरे नहीं मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरे हिसाब से नहीं कर रहे। देखिए वो कभी नहीं होने वाला है। आप यहाँ कीजिए, आप खुद काम कर लीजिए, आप कहीं पे भी चले जाइए, होने ही नहीं वाला है ऐसा, राइट। आप बच्चे को बच्चे की तरह फ्लरिश करने दीजिए, उसके इंडिविजुअलिटी के साथ उसको फ्लरिश करने दीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, आपने जो सोचा नहीं है उससे ज्यादा अमेजिंग करेगा बच्चा। मतलब देखे हैं मैंने बच्चे, राइट, जिस बच्चे की जो बैंगलोर में एमएनसी कंपनी के साथ काम कर रहा है, ही वाज 10 व्हेन आई स्टार्टेड, राइट। सो आप सोचिए, मैंने बीइंग अ थेरेपिस्ट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उस लेवल पे भी पहुंच जाएगा। आज ही हैज डन सो गुड, सो वेल, बिकॉज पेरेंट ने ना, मुझे उसके पेरेंट का बहुत अच्छे से पता है, उन्होंने वो जैसा था ना उसको बिल्कुल वैसा ही रखा, उन्होंने उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की है, राइट। उन्होंने मुझे कभी डिक्टेट नहीं किया, दे ऑलवेज बिलीव्ड मी। आज भी उसकी मम्मी ब्लाइंडली बिलीव, इफ आई से समथिंग शी ब्लाइंडली बिलीव्स ऑन मी, ठीक है। उन्होंने जो मैंने उनको बोला, उन्होंने बिल्कुल अच्छे से फॉलो किया चीजें, एंड द थिंग्स आर गुड एट द एंड, राइट। द चाइल्ड इज डूइंग वेल एट द एंड, दैट वी नीड टू बिलीव। और लेट्स से कि फर्स्ट टाइम कोई किसी स्पेशल स्कूल को अप्रोच कर रहा है, कोई ऐसी एक चीज जो उनको ध्यान रखनी है अप्रोच करते टाइम एज अ पेरेंट को, कोई एक चीज? देखिए पेरेंट्स का ना, मैंने आपको बोला ना, पेरेंट्स आजकल जितने भी जेनजी पेरेंट्स हैं वो बहुत ओवरली फ्लैशी चीजें देखते हैं, बहुत ब्लिंकी चीजें देखते हैं, है ना। उनको बड़ा अच्छा सेटअप और ये वो, चाहे वहां पे काम है या नहीं है। सबसे पहला बहुत जरूरी है कि यू बीइंग पेरेंट्स आप ऑब्जर्व जरूर कीजिए। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आप सेशन ऑब्जर्व नहीं कर सकते एंड यू विल नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन द सिस्टम, या थेरेपिस्ट आपको बता नहीं सकता कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, देन देयर इज एन अलार्म, राइट, दैट्स एन अलार्मिंग सिग्नल, राइट। ऐसे बहुत सारे, मैंने बोला मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगी, बट ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे अंदर बंद कर दिया जाता है, मतलब पेरेंट को बाहर बिठा दिया जाता है, उनको बोला जाता है अब अंदर काम चल रहा है, आप नहीं देख सकते हैं। इट शुड नेवर बी लाइक दैट, राइट। मैं मानती हूँ बच्चों को डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन देयर शुड ऑलवेज बी अ स्कोप टू सी द चाइल्ड, राइट। आपको पता होना चाहिए, आपको रेगुलरली पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि हम वी डू बिलीव यू, डोंट बिलीव मी, आई वुड नेवर से दैट यू बिलीव मी, यू बिलीव द वर्क दैट वी आर डूइंग, राइट। आप उस पर विश्वास कीजिए,
राइट। और जब आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा आपको। मैंने कहा ना, आपको 20 दिन में भी इम्प्रूवमेंट नजर आती है अगर आप काम ठीक से चल रहा है बच्चे के साथ तो, और नहीं तो फिर कभी भी नहीं आती। और इस प्रोफेशन का सबसे रिवॉर्डिंग पार्ट क्या है? बच्चे जब आपको बहुत सारी इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं, पेरेंट्स फील कि एक थेरेपिस्ट को, क्योंकि देखिए हमारी ऑब्वियसली हमारी फीस इज क्वाइट हाई, राइट। जो एक स्पेशलाइज्ड पर्सन की फीस होती है, यू अंडरस्टैंड कि डॉक्टर्स को कितना पे करके आते हैं हम, है ना। सो बिल्कुल हमारी फीस भी बिल्कुल वैसी ही होती है, पर सेशन, पर ये पर वो, राइट। उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा फीस है और उनको लगता है कि शायद थेरेपिस्ट के लिए ये रिवॉर्ड है, मैंने पैसे दे दिए मेरा काम खत्म, नहीं, राइट। ऐसे कई बार होता है, पेरेंट्स ना बड़े इरेगुलर रहते हैं। पेरेंट्स, आपने बोला मुझे 20 सेशन चाहिए लेट्स से 1 महीने के, पेरेंट बोलेगा नहीं मैं तो 4 दे सकता हूँ, राइट। जब वो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी तो थेरेपिस्ट बहुत डिसहार्टन हो जाएगा उस चीज़ के लिए, राइट। सो इसलिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग जो रहता है ना, वो इम्प्रूवमेंट है, जो हमें पुश करता है कि नहीं हमें और काम करना है, नहीं मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ बच्चे के साथ। दैट इज द ब्लेसिंग। और उससे भी ज़्यादा किसी फैमिली को खुशी देना, जब पेरेंट्स आके मुझे थैंक यू बार बार कहते हैं कि अरे ये तो पॉसिबल हमें कभी लगा ही नहीं था और पॉसिबल हो गया आपकी वजह से, दैट इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड दैट वी गेट। और आपको लगता है कि कोई चेंजेस, इम्प्रूवमेंट्स क्या आप देखना चाहते हो इस फील्ड के अंदर इन नेक्स्ट 5 to 10 years? मुझे लगता है कि बीइंग थेरेपिस्ट वी शुड बी मोर कोलैबोरेटिव टुवर्ड्स ईच अदर। कोलैबोरेटिव मींस देखिए मैं अगर बोलूँ हमारे फील्ड में ना ये भी बहुत ज्यादा है, खींचातानी हर फील्ड में ही होती है, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं सिर्फ हमारे फील्ड में, सब जगह है, राइट। लेकिन मुझे लगता है कि जब मिलके काम करेंगे ना चीजें बहुत आसान होंगी। जब इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो चीजें, सोसाइटी को बदलना, पेरेंट्स को बदलना या किसी भी XYZ को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट जब आप कोलैबोरेटिव इन अ टीम काम करते हैं, देखिए जैसे मैंने बच्चे के लिए ही बताया, बच्चे में अगर आपको इम्प्रूवमेंट ज़्यादा चाहिए, आपको एज अ टीम, एज अ पूरी द होल टीम हैज़ टू वर्क, मतलब फैमिली, थेरेपिस्ट, बच्चा, ऑल टुगेदर दे हैव टू वर्क, राइट। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड सेम चीज़ हम बीइंग थेरेपिस्ट हम पे भी इम्प्लीमेंट होती है कि जब हम इस फील्ड में कोई रेवोल्यूशन चाहते हैं, कोई डिफरेंस चाहते हैं, तो हमें थेरेपिस्ट्स को ही इकट्ठा होके उस रेवोल्यूशन को लेके आना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा उसके लिए। अलग अलग लग के काम नहीं कर पाएंगे हम, हमें सबको साथ मिलके काम। क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि यू वांट टू चेंज, सब मिलके वो कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि वो लैक कर रही है? बहुत सारी चीजें हैं। देखिए मैंने जैसे आपको बोला, अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे कि एजुकेशन फील्ड में ही बड़े सारे चेंजेस हैं। हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल्स या स्टाफ को सेंसिटाइज किया जाए। देखिए दिल्ली में ओवर 500 प्लस स्कूल्स हैं या 1000 प्लस स्कूल्स हैं, अगर हम सिर्फ दिल्ली इनसाइड दिल्ली की बात करें, है ना। सो अगर इतने स्कूल्स हैं तो उन स्कूल्स को उन स्कूल्स में, एक स्कूल में अगर 100 टीचर्स हैं, आप 500 स्कूल्स में सोच के देखें कितने टीचर्स हो गए, है ना। इतने सारे लोगों को बदलना इज नॉट दैट इजी, इट्स अ टास्क फॉर यू, राइट। तो अगर आप कोई रेवोल्यूशन लेके आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो हम सबको मिलके साथ, हो सकता है 4 स्कूल्स को मैं जानती हूँ, हो सकता है 4 स्कूल्स को कोई और थेरेपिस्ट जानता है, लेट्स कम टुगेदर, लेट्स मीट टुगेदर, लेट्स come to one point where we sit together and we make this change happen, right। मुझे लगता है even in my field only, अगर मैं बोलूँ, जैसे ऑटिज्म का मैंने बोला, मैंने जहाँ से कोर्स किया था वहाँ की बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अडॉप्ट नहीं की, उसमें उसको चेंज किया। when I got, मुझसे 10 साल जूनियर उसी इंस्टीट्यूशन से उन्होंने कोर्स किया, वो 10 साल जूनियर मेरे पास आए, उन्होंने भी ये कोर्स किया, and then they came to me as an intern। और जब उन्होंने the style I work with autistic children, मेरा टोटली डिफरेंट था जो वो सीख के आए थे वहाँ से, राइट। मैं बच्चों को, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलती कि ऑटिस्टिक बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, मैं ये नहीं बोलती वो रेगुलर स्कूल में जा नहीं सकते, मैं ये नहीं बोलती कि एक्सेप्ट देम द वे दे आर। आई टेल ऑल द पेरेंट्स, आई टेल ऑल द थेरेपिस्ट,
don't accept them the way they are. Make them fit into the scenario जहाँ पे हम चाहते हैं कि, क्योंकि देखिए हमारी जो आबादी है ना, it is 141 million, right? तो आप 141 मिलियन लोगों को आप बदलने नहीं वाले हैं. आप अपने ही बच्चे को बदलें, कहेंगे कि आप सोसाइटी के हिसाब से थोड़ा सा बन जाओ. करेक्ट. राइट, मैं नहीं कह रही हूँ 100%, मैं भी नहीं हूँ सोसाइटी के हिसाब से 100%. राइट, अगर मुझे बीइंग अ फीमेल कितनी ओवरली ओपन होती हैं या कितनी इतनी बिंदास होती हैं जो कर लेती हैं चीजें इजीली. राइट, आई माइट बी वेरी बोल्ड, देयर माइट बी पीपल अराउंड मी, मैं बहुत सारी फीमेल्स को जानती हूँ वो इतनी बोल्ड नहीं है, मुझे उनको देख के लगता है अरे यार मैं तो बिल्कुल भी इस सिनेरियो में फिट ही नहीं होती हूँ. राइट, सो इसलिए बच्चे को ये मत सिखाइए कि ये लोग आपके हिसाब से एडजस्ट करेंगे. नहीं, आपको बच्चे को सिखाना पड़ेगा. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बच्चे सीख नहीं सकते हैं, आप उनको सिखाइए वो सब सीखेंगे. यू जस्ट नीड टू बी फर्म एट योर फुट कि नहीं ऐसे ही करना है. कोई ऐसी एडवाइस जो आप अपने यंगर सेल्फ को देना चाहो व्हेन यू स्टार्टेड, जो आज आप देखते हो? नहीं, मुझे लगता है मुझे तो उससे एडवाइस लेने की जरूरत है. क्योंकि शायद जैसी मैं पहले थी, अभी मैं बहुत ओवरली एडजस्टिंग हो गई हूँ. मैं पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, इतनी ओवर एडजस्टमेंट्स नहीं करती थी. मैं अभी शायद हमारे पास पेरेंट्स आते हैं तो मैं उनकी सुन लेती हूँ, जो मैं कभी नहीं सुनती थी. मैंने आपको बोला ना, आपने मुझे बोला फैमिलीज कैसे अप्रोच करते हैं, आप कैसे सिलेक्ट करते हैं. आई यूज्ड टू बी वेरी सिलेक्टिव. मैं, मुझे लगता है ऐसे ही पेरेंट्स कह देती थी आप जाइए, मैं नहीं लूंगी आपके सेशंस आपके बच्चे के, क्योंकि आप द वे यू हैव टू वर्क विद द चाइल्ड, आप एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो आप काम कैसे करेंगे बच्चे के साथ. या आप इतने ओवरली नेगेटिव है बच्चे के साथ तो काम कैसे करेंगे. सो आई यूज्ड टू सेंड देम. तो इसलिए मुझे लगता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शायद वैसा वाला रहना चाहिए तो ज्यादा बेटर रहता है. नहीं, ऑब्वियसली बिजनेस में यू हैव टू बी एडजस्टिंग. और नहीं, इट्स नॉट अबाउट, सी मैं इसको बिजनेस की तरह शायद मैंने कभी लिया ही नहीं है. अगर बिजनेस करने पे आती तो शायद बहुत सारे बिजनेसमैन बड़े हैं इसमें. आई एम, इट्स माई पैशन. मतलब मैं, आई कैन टॉक अबाउट आवर्स एंड आवर्स अबाउट इट एंड आई कैन वर्क फॉर आवर्स एंड आवर्स. मतलब जो मुझे जानते हैं, जो मेरे पहले वाले सेल्फ को जानते हैं, मैंने 17 घंटे भी लगातार सेशंस लिए हैं, लगातार, विदाउट थके, बिना कुछ खाए. राइट, आई एम दैट पैशनेट काम करने के लिए. मुझे बच्चों के साथ काम करना इतना अच्छा लगता है. सो इंस्टेड ऑफ बिजनेस मुझे लगता है मैं शायद, पैशन बहुत बड़ा है मेरे लिए ना ये, और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. वंस आई स्पेंड टाइम विद किड्स, आई एम देयर विद देयर फैमिलीज. आई नो कभी कभी आपको थोड़ा यू फील लो जब आप उनकी बातें सुनते हो. राइट, मुझे बीच में किसी ने बोला कि you are in such a depressing atmosphere, how do you keep yourself high? Right, I say kids are the highest hope. मुझे लगता है वो आपको जब इतनी बड़ी स्माइल के साथ they follow whatever you say, उससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती. आप एक 20 साल के बच्चे से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैंने इंस्ट्रक्ट किया और वो मेरी बात मान ले एक बार में. मेरे सारे स्टूडेंट्स मानते हैं मेरी एक बार में बात. और आपका अल्टीमेट विजन क्या है आपके इस फील्ड को लेके आगे, कि आप किस लेवल तक आप इसको ग्रो करना चाहते हो, या क्या विजन है आपकी फ्यूचर में? देखिए मैं बहुत क्लियरली, अभी मैंने आपको बताया कि वी आर रनिंग अ फाउंडेशन, मास्टर्स ऑफ मिरेकल फाउंडेशन. इट्स इन डेरावाल नगर, वेयर वी आर गिविंग देम स्पेशल एजुकेशन. एक पूरा स्कूलिंग देते हैं हम बच्चों को, साथ में हम वोकेशनल ट्रेनिंग, प्री वोकेशनल, वोकेशनल ट्रेनिंग दोनों देते हैं, ताकि बच्चे एक सेटल हो सके. और अगले 5 साल में अगर मैं बोलूं तो हमारा विजन यही है कि हम इस फाउंडेशन को इतना आगे लेके जाएं कि एक बच्चे इसको बिजनेस की तरह चला सके, स्पेशल बच्चे बिजनेस की तरह चला सके. और हम, वी आर देयर टू हेल्प देम एंड टू सपोर्ट देम so that they can grow in their field. So that is the ultimate vision. I think शायद मुझे लगता है शायद 1 साल पहले भी अगर मैं अपनी बात करूँ, शायद मेरा विजन क्लियर नहीं था. Right, I was not sure. I was working with the kids. मैं शायद बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, बट मेरा विजन बहुत क्लियर नहीं था. लेकिन अभी गोल एकदम क्लियर है. अब वो कैसे और कब मैं अगर
इस एक साल में ही बोलूँ, आई मेट अ लॉट ऑफ गुड पीपल लाइक यू, राइट। सो मुझे लगता है एक एक करके अपने आप चीजें हो भी रही हैं, चल भी रही हैं, एंड द फाउंडेशन इज ग्रोइंग, राइट। और जब सबसे बड़ी बात, जब वो पेरेंट आके हमें बोलते हैं ना, मुझे लगता है लास्ट ईयर से इस बार का जो हमारा रिजल्ट रहा है, जो बच्चे हमारे पास 50% पे भी नहीं आए थे, आज 75% स्कोर कर रहे हैं, दैट इज अ बिग डील फॉर अस, राइट। हमारे लिए बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। आज ही एक पेरेंट हमारे सेंटर में आया हुआ था एंड शी वाज टेलिंग मी, अरे वी स्टार्टेड एट 33% मैम, आज मेरा बच्चा 75 लेके आया है। सो आई वाज वेरी हैप्पी कि हाँ देखो इतनी इम्प्रूवमेंट होती है बच्चों के साथ अगर आप काम करने के लिए रेडी हो तो। सो और मैंने वो देखा था आपके इंस्टाग्राम पेज पे दैट दे वर मेकिंग सम होली चीजें, बट वेरी गुड, मतलब वो बहुत बढ़िया था। हाँ, सो हमारे यहाँ पे हम बच्चों को कैंडल मेकिंग, ये सोए कैंडल मेकिंग सिखाते हैं। अभी हमने आई गेस वेडिंग्स के लिए और बहुत सारे हमने ऐसे पीछे ऑर्डर्स किए हैं जहाँ पे रिटर्न गिफ्ट गए हैं हमारे वेडिंग में भी, और ये दिवाली पे हमने बहुत कैंडल्स सेल आउट किए हैं। लड्डू कैंडल्स हमारी इतनी हिट गई थी मैंने हमारी कि somebody कॉल्ड मी, ऐसे ही किसी रैंडम पर्सन ने मुझे कॉल किया कि मैं तो आपका लड्डू खा जाने वाला था। ये शुक्र है कि मुझे मेरे वाइफ ने बोल दिया कि ये तो लड्डू कैंडल है, खा मत जाने से। और जो भी लोग आपको सुन रहे हैं वो आपको या आपके इनिशिएटिव को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? See, for any good cause we need funds, right? So मुझे लगता है मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मास्टर्स ऑफ मिरेकल फाउंडेशन है हमारा, और जाइए और उसको जितना सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए सिर्फ फंड्स की ज़रूरत नहीं होती है, हमें कई बार अच्छे लोगों की ज़रूरत भी होती है, वॉलंटियर्स की ज़रूरत भी होती है। तो आई वुड से कि however wherever you feel that you can support us, just support us. That is my request to everyone. और कुछ लोग मान लो इस फील्ड में अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं? आई गेस आजकल अगर मैं यशांक बात करूं, एवरी सेकंड पर्सन इज स्पेशल एजुकेटर, आपको पता है? अच्छा। एवरी सेकंड पर्सन इज एक नया कोर्स कुछ ऐसा इजाद हुआ है इजाद ही कहूंगी मैं, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट भी है, लैंग्वेज थेरेपिस्ट भी है, ओटी भी है और स्पेशल एजुकेटर भी है। देखिए मुझे, अगर मैं अपने आप को बोलूं, मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, बट मुझे 22 साल 25 साल मैंने इस फील्ड में निकाले हैं, और मैंने आपको बोला ना 15,000 से ऊपर बच्चे मेरे हाथ से निकल के गए हैं। You're a mother of 15,000 child. हाँ, राइट। सो इतने बच्चों के साथ काम करने के बाद ना आपको वैसे ही समझ में आ जाता है कि इसकी क्या नीड्स होंगे और आपको किस एरिया पे काम करना है, राइट। सो एक बेसिक प्लान हम बना सकते हैं, लेकिन जो ओटी थेरेपिस्ट है ना वो ओटी थेरेपिस्ट ही है, जो स्पेशल एजुकेटर है वो स्पेशल एजुकेटर ही है, और जो लैंग्वेज थेरेपिस्ट है वो लैंग्वेज थेरेपिस्ट ही है, राइट। सो पहली बात तो मैं आजकल के जितने भी अपकमिंग बच्चे हैं, आई वुड आस्क देम टू प्रैक्टिस मोर, ठीक है। मुझे लगता है आज से 10 साल पहले भी जो मेरे इंटर्न्स थे, आज जो मेरे जूनियर्स हैं, राइट, जो इंटर्न बन के आए थे, दे लर्न रियली वेल, दे वर वेरी डेडिकेटेड। जो आजकल के इंटर्न मेरे पास आते हैं सीखने के लिए, कोई डेडिकेशन नहीं है उनमें, बस आते हैं, बैठते हैं, 4 घंटे स्पेंड करते हैं, दे जस्ट नीड दैट सर्टिफिकेशन, राइट। जो 10 साल पहले मेरे पास इंटर्न्स आए थे, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, वो ना डायरी लेके बैठते थे। अच्छा, अगर मैंने ऐसे ऐसे करके ऐसे बॉटल भी हिला दी है ना, दे वुड आस्क मी कि आपने ये बॉटल क्यों हिलाई, राइट। दे वर दैट माइन्यूट, एंड देन बीइंग अ थेरेपिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप उनको सिखाओ तो बेस्ट सिखाओ, राइट। उन्होंने चीजें सीखी, सीखने के नजरिए से आए थे वो। सो आजकल के लोगों से भाई या बच्चों से जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं उनको यही बोलूंगी कि डेडिकेशन इज मस्ट, पैशन लेके आओ। हाँ बिल्कुल, आप सिर्फ इसलिए नहीं आ जाओ कि इस फील्ड में पैसा बहुत ज्यादा है, सिर्फ इसलिए नहीं आना है हमें, क्योंकि देखिए सोसाइटी का फ्यूचर आपके हाथ में है ना। यू आर गोइंग टू बी अ नेक्स्ट थेरेपिस्ट, यू आर गोइंग टू बी नेक्स्ट संदीप कौर, है ना। सो यहाँ पे बैठ के जब आप किसी को सलाह दे रहे हैं, यू शुड हैव दैट नॉलेज, देन ओनली यू आर गिविंग दैट नॉलेज टू समबडी, है ना। क्योंकि देखिए हम अगर गलत भी बोल देंगे ना, पेरेंट उसको ले लेगा बेचारा,
राइट, उसको नहीं पता कि ये सही है ये गलत है, या बच्चा वो सीख जाएगा, राइट। पहली बात, हमें हमेशा वी शुड एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स। हम थेरेपिस्ट हैं, देखिए हम भगवान नहीं हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात कि बहुत ज़रूरी है कि अगर हमसे गलती हुई हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ हमसे गलती हो गई। दूसरी बात कि हम सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें, राइट। तो सीखने के लिए तो इट्स अ ह्यूज फील्ड, आप जितना मर्जी सीखिए। What are your thoughts about love? प्यार प्यार तो बहुत, मुझे लगता है सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैंने कहा ना, हमारा तो फील्ड ही नहीं चले, जो जिस फील्ड में मैं हूँ, बिना प्यार के, बिना अफेक्शन के तो काम ही नहीं चल सकता है, राइट। सो मुझे लगता है आप किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हो विद योर लव, राइट। किसी भी चीज़ को, इट्स योर रिलेशनशिप, इट्स योर कर्मास, इट्स योर चिल्ड्रन, यू कैन हील देम, राइट। आपकी खुद की बीमारी, आप उसको भी हील कर सकते हो अगर आप उसको प्यार से डील करते हो, राइट। सो मुझे लगता है लव इज समथिंग विच इज रियली इम्पोर्टेंट, राइट। आपका वो इंटरनल अफेक्शन होना किसी भी चीज से, प्यार इज नॉट नेवर एक्सटर्नल, प्यार इज इंटरनल, राइट। वो प्यार आपके अंदर से आता है, राइट। आपका वो यहाँ पे भी है, आपका वो यहाँ पे भी है, राइट। इफ पीपल से कि दिल में प्यार होता है, ऐसा नहीं है। इट इज एवरीवेयर इन योर बॉडी, राइट। इट रन्स इन योर बॉडी, राइट। सो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, राइट। और दुनिया बदली जा सकती है इससे। And do you think money holds more power than love in 2025? Undoubtedly. You think it does? It does. प्यार जरूरी है, लेकिन प्यार से खाना तो नहीं मिलेगा आपको, सॉरी। आपकी स्कूल की फीस नहीं भरी जाएगी, है ना। आपके जो बेसिक नेसेसिटीज हैं बच्चों की, या आपकी, या फैमिली की, या XYZ किसी की भी, राइट। सो वो तो कुछ नहीं होने वाला है। आपकी थेरेपिस्ट की फीस नहीं दी जाएगी प्यार से। Money is very powerful. One should love the money more than anything else. And what is the one advice you want to give to the world? Not इस फील्ड से, but something different you have learned, या कुछ शेयर करना चाहोगे? देखिए, मैं आपको पहले भी मैंने बोला, मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट इज फ्रॉम और फॉर पेरेंट्स है, राइट। हमारी पेरेंट, देखिए हमारे ना फूड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ चुका है ऑलरेडी। वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स। आप देख सकते हैं कि हम वापस अपनी रूट्स पे जा रहे हैं, है ना। ये पेरेंटिंग में भी आएगा और 5 साल में आएगा। लेट्स गेट दिस नाउ। बहुत जरूरी है कि हम उन्हीं रूट्स पे वापस जाएं। मैं नहीं कह रही हूँ आप हिटिंग कीजिए, आप डांटिए, आप मारिए, आप वो सब नहीं करना है, राइट। बट बेसिक रूट्स क्या है? बेसिक रूट्स है फॉर्मनेस। हम बच्चों के साथ फॉर्म रहे, राइट। हम बच्चों को अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर नहीं दिखाएं। अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा झूठ ना बोले, तो हम खुद भी झूठ ना बोलें। ये बेसिक वैल्यूज है, राइट। अगर आप अपने बच्चे से कह रहे हैं कि तुम झूठ नहीं बोलो, और आप फोन पे बच्चे को बोलते हैं कि उनको बोल दो पापा नहीं है घर में, दैट इज अ झूठ ओनली, है ना। बच्चा वहीं से पिक कर रहा है। सो बहुत जरूरी है कि हम ये रेवोल्यूशन लेके आए, समझाएं सबको कि हमें अपनी बेसिक रूट्स पे जाना पड़ेगा। पहले पेरेंट्स ना बहुत पर्टिकुलर थे, राइट। अपनी चीजों को, अपने वैल्यूज को लेके, बड़ों के साथ तमीज से बात करो, बदतमीजी मत करो, ऐसे मत करो, यहाँ पे मत बैठो, वहां पे मत बैठो, है ना। सब चीजों को लेके मैं नहीं कह रही हूँ सब चीजें ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ ऐसा बिल्कुल भी, राइट। लेकिन एक बेसिक पेरेंटिंग करना, बीइंग अ पेरेंट, मेरा ही रोल है, राइट। अगर मैं मेरे बच्चों को नहीं सिखाऊंगी, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, अगर मैं पेरेंट नहीं बनूंगी कोई और पेरेंट बनेगा। और अगर कोई बच्चा पेरेंट गलती से बन गया तो बच्चा बच्चे की जैसे ही ट्रीटमेंट देगा। सो जस्ट बी अ पेरेंट। पहले पेरेंट बनिए, और दूसरा पेरेंटिंग की रूट्स पे वापस जाइए। जो बेसिक्स हैं उस पे जरूर काम कीजिए। बच्चे का फाउंडेशन, कहते हैं ना, अभिमन्यु ने अपनी माँ के पेट में ही सीख लिया था कि चक्रव्यूह को कैसे घुसा जाता है, बस उसको बाहर निकलना नहीं आया था, है ना। सो वहीं से आते हैं आपके। सो बेसिक मुझे लगता है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, या टुवर्ड्स गॉड, या गोइंग टुवर्ड्स गुड कर्मास एंड ऑल, वो बहुत ज़रूरी है बच्चों को समझाया जाए, राइट। तो ये बुलिंग,
और ये सब चीज़ों पे हमें काम ही नहीं करना पड़ेगा, राइट। अगर हमारे बच्चों का फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग होगा तो हमें बच्चों को ये सिखाने नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बोला मेरे बच्चों की आज तक ये कंप्लेन कभी नहीं आया दैट दे आर नॉट गुड या दे आर बुलिंग समबडी। मुझे हमेशा यही सुनने को मिलता है कि दे आर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स, दे आर वेरी इनोसेंट किड्स। अब वो इनोसेंट क्यों हैं? क्योंकि वो इन बच्चों के साथ रहे हैं, राइट। आई मेड श्योर कि वो वैल्यूज उनमें शुरू से इंटैक्ट रहे। ऐसा बहुत बार हुआ कि मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे थे, किसी बड़े बच्चे ने आके उसके हेयर बहुत तेज से पुल कर दिए या चाटा लगा दिया या कुछ कर दिया। एम आई नॉट अ मदर? मुझे भी दुख होता है, मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन मुझे लगता है मैंने मेरे बच्चे को समझाया कि दिस इज नॉर्मल, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग आपको आसपास मिलेंगे। चलिए मैं इन बच्चों के साथ तो हम मान सकते हैं कि प्रॉब्लम है, दे डोंट अंडरस्टैंड, राइट। लेकिन ऐसे आपको बड़े सारे लोग मिलेंगे जिनको समझ में आता है, वो तो जान के करके जाते हैं जस्ट टू इरिटेट यू, राइट। सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट दोज पीपल। मैं नहीं कह रही हूँ ओवरली सब चीजों को अडॉप्ट कीजिए, वो मैं कभी नहीं सिखाना चाहूंगी। आई डू वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, राइट। वो मैं चाहती हूँ कि हूँ मेरे, चाहे वो स्टूडेंट्स है चाहे मेरे वो खुद के बच्चे हैं, राइट। लेकिन गलत करके नहीं। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब किसी के साथ धोखा या गलत करना नहीं, या किसी को बुली करना नहीं होना चाहिए, राइट। दे शुड अंडरस्टैंड द बेसिक वैल्यू ऑफ इट, सो दैट फाउंडेशन शुड बी रियली गुड एंड दैट कैन बी डन बाय द फैमिली ओनली। फैमिली ही कर सकती है, पेरेंट ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, कोई थेरेपिस्ट नहीं करेगा। लाइक वी ग्रो अ प्लांट की जैसे उसको शुरू बचपन से होगा, बिल्कुल वैल्यूज डालोगे वैसी। हाँ, बच्चे कहते थे ना पहले हमारे, कहते थे कि बच्चे कच्ची मिट्टी होते हैं, उनको आप जैसा बनाओगे, जैसे सांचे में ढालोगे वैसे ढल जाते हैं। सच है ये बिल्कुल। मैं इतने साल बच्चों को देखने के बाद आज मैं अगर यही रियलाइज करती हूँ कि बच्चों को जैसा ढाला जाता है बच्चे वैसे बन जाते हैं। अगर लेट्स से कोई बोले कि कोई टेररिस्ट है, राइट, या कोई टेररिस्ट बना, उसकी साइकोलॉजी देखिए पूरी खराब की जाती है, उसको पूरा ना पढ़ाया जाता है ना। लेकिन अगर उसमें वो फाउंडेशन डाला गया है पेरेंट का, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे मूवीज में वो दिखाया जाता है कि वो भी ना कहीं जाके इमोशनल हो जाता है ना, किसी पॉइंट पे जाके इमोशनल होता है। क्यों? क्योंकि वो फाउंडेशन वहां पे पेरेंट ने डाला हुआ था। सो देखिए, आपके गलत राह पे चलते चलते बच्चे भी सही राह पे जा सकते हैं अगर आपने फाउंडेशन ठीक डाला है। लेकिन अगर आपने फाउंडेशन ही गलत डाला है तो फिर तो सोच के रखिए कि आगे जाके कुछ भी हो सकता है एंड इट कैन बाउंस बैक ऑन यू ऑल्सो। और अभी जस्ट मुझे आपने बताया फाउंडेशन, तो मुझे एक शॉकिंग इंसिडेंट याद आया। फ्यू इयर्स बैक आई अटेंडेड अ वेडिंग में था, तो क्या हुआ था कि पेरेंट्स जो थे हुक्का पी रहे थे। अब तो नॉर्मल हो गया, मैंने कभी ट्राई नहीं किया लाइफ में, बट दे वर हैविंग, आई वाज सिटिंग बिसाइड, तो मैंने देखा वो उनका बच्चा आया 4 साल का, वो उसे भी हुक्का पिला रहे हैं अपने आप। और मैं बहुत स्ट्रेंज था कि यार अभी से आप उसको ये सब ओपनली पिला रहे हो, तो डाउन द लाइन 10-12 साल बाद तो ना वो आपकी सुनेगा, और वो क्या करेगा जीवन में आपको भी नहीं पता, तो आपने पैदा ही क्यों किया। और एटलीस्ट आपको एंजॉय करना है, आपको जो भी करना है, इट्स योर लाइफ कंप्लीटली, कम से कम उनके सामने तो मत करो। अब उनको एंजॉय करा रहे हो, सोचो उसके अंदर बॉडी में क्या जा रहा है। मतलब वो मेरे लिए इतना शॉकिंग इवेंट था, तो मुझे लग रहा था यार कितना जल्दी टाइम बदल रहा है यार। बिल्कुल, देखिए आपने, मुझे लगता है ये तो सबसे ज्यादा अच्छी वाली चीज है जो आपने पिक की। आई एम प्योर वेजिटेरियन एंड आई डोंट ड्रिंक, राइट। सो अब आपको पता है कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, आई हैव अ फ्रेंड सर्कल जो लोग पीते हैं और खाते भी हैं, नॉनवेज खाते हैं, दे इंसिस्ट मी ऑल्सो कि अरे तुम नहीं पीती, कल को तुम्हारे बच्चे पियेंगे तो कैसे। सी, मैंने मेरे बच्चों को फाउंडेशन, मुझे पता है माय हस्बैंड ईट्स, राइट, एंड ही ड्रिंक्स ऑल्सो, बट मेरे फाउंडेशन इतने स्ट्रांग है, आई नेवर फेल्ट लाइक हैविंग एनीथिंग, राइट। आप मुझे यहाँ पे बैठ के, आप मेरे पास 10 लोग बैठ के पी लीजिए या खा लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज माई फाउंडेशन वॉज केप्ट वेरी अर्ली, वेरी सून, राइट। आई एम वेरी क्लियर कि मैं ये कभी नहीं करने वाली हूँ, राइट। मुझे पता है कि मैं मेरे बच्चों को दे चुकी हूँ ये फाउंडेशन। हो सकता है इन फ्यूचर दे फील लाइक ट्राइंग, मैं कभी मना नहीं करूंगी। मुझे लगता है मैं कभी भी उन पेरेंट्स में से नहीं हूँ कि मैं कभी किसी चीज के लिए मना करूँ, राइट। आई वुड नेवर से नो टू देम, बट
मुझे इतना बिलीव है अपने फाउंडेशन पे कि वो ना उस रास्ते पे जाना उनको पसंद ही नहीं आएगा, दे वोंट लाइक इट, राइट। सो आप देखिए किसी भी उसमें अगर मैं बोलूं, आपकी बड़ाई इसमें नहीं है कि आप कितना पीते हैं, आपकी बड़ाई इसमें है कि आप 10 लोगों में बैठ के नहीं पीते हैं, राइट। अगर आजकल सिनेरियो हो गया है कि फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल आपको पुश करेगा, अरे तू पीता नहीं है, अरे तू तो कितना, अरे तेरे तो बस का ही नहीं है ना, दे वुड से समथिंग लाइक दैट, मैं बहुत सुन चुका हूं, एंड देन दे विल पुश यू टुवर्ड्स दिस। आपकी तो आप सोचिए व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर, आपका कैसा पर्सोना है, राइट, कि आपको इतने सारे लोगों के बीच में भी बैठ के आपको फील ही नहीं होता दैट यू आर नॉट ड्रिंकिंग, यू आर नॉट एल्कोहलिक, you should be workaholic, you should never be alcoholic। वो हर लाइव एग्जांपल कि ऐसा नहीं है कि सब पी रहे हैं तो आपको भी पीनी है, या नॉनवेज खा रहा है तो आपको भी खाना है, इट्स ओके कि ये आपकी एक इंडिविजुअल वो है। मतलब लाइफ में मैंने आज तक कभी हुक्का नहीं हाथ लगाया, ना कभी शराब, इवन कि मैंने तो अड्डा भी नहीं खाया आज तक, और कभी अंदर से मेरे आया भी नहीं। मेरा सर्कल भी सारा ऐसी है, इवन मैं रियल एस्टेट से हूं तो मुझे लोग बोलते हैं यार रियल एस्टेट में हो तो पीता नहीं है भाई, बिना पार्टी के तो इन्वेस्टर ही नहीं आते, बिना पिलाए तो लोग आएंगे कैसे तेरे पास। मैंने कोई नहीं, भगवान की कृपा है, अपने आप आ जाएंगे जिसको आना है। और आप ये मानो कि किसी को पिलाने भी ना मुझे कार्मिक लगता है कि यार मैं किसी को पिलाऊंगा भी तो मैं यार मैं क्यों पिलाऊं भाई, तू अपने पैसे से पी ले, तेरी लाइफ है। इवन व्हेन आई होस्ट पार्टीज ना, आई मेक श्योर कि कोई नॉनवेज नहीं है, कोई ड्रिंक नहीं है। मैंने कहा आना है तो आओ, नहीं आना इट्स ओके, बट ठीक है दे लव मी तो वो आते हैं। सेम यार, मतलब हमारे घर में जितनी पार्टीज होती हैं वहाँ पे आपको नॉनवेज या ड्रिंक नहीं मिलेगी, दैट इज 100% श्योर शॉर्ट। मतलब मुझे तो पीपल से कि ये तो थोड़ी देर में सत्संग ही शुरू ना कर ले, शी इज लाइक दैट, दे आर नॉट रियलाइजिंग कि आपको किसी को भी काट का खाना अलाउड है ही नहीं यार। हाँ, कैसे आप किसको काट के खा सकते हो? आप जितनी भी पुराने कुछ भी पढ़ लो, कितने भी रिचुअल्स पढ़ लो, किसी को काट का खाना अलाउड है ही नहीं, हमारी बॉडी के लिए बना ही नहीं है। फिर लोग कहते हैं यार एनिमल्स को खाते हैं, भाई उनकी बॉडी ऐसी बनी हुई है, उनके पास सोर्स ही वही है। हाँ, सो वही है, मैंने कहा ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, मैं आई वुड नेवर से कि कोई खाना चाहता है या नहीं खाना चाहता है, माय हस्बैंड ईट्स, आई नेवर सेड नो टू हिम, राइट। घर में अलाउड नहीं है, घर के अंदर अलाउड नहीं है, घर के बाहर जो मर्जी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो देखिए वो सबकी इंडिविजुअलिटी है, उसके लिए हम किसी को मना नहीं कर सकते। जब मैं अपने हस्बैंड को ही मना नहीं करती तो मैं किसी और को क्यों करूंगी, राइट। बट अगर आप पी रहे हैं, जब मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, तो आप मुझे ना पीने पे आप मुझे मेरे ऊपर कमेंट करने वाले कौन है, राइट। यू शुड बी हैप्पी द वे आई एम, एंड आई शुड बी हैप्पी द वे यू आर, राइट। एक्सेप्ट एंड देन गो अहेड। And one last question for today. Do you think God exists? I do believe in him. बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ मैं। मुझे लगता है when I feel that there is nothing, then I surrender myself in front of him only. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बहुत ज्यादा नास्तिक बिल्कुल नहीं हूँ, आस्तिक ही हूँ। मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। मतलब मुझे लगता है ऐसे लाइफ में बहुत सारी जगह पे आपके फेजेस आते हैं जहाँ पे यू टेंड टू गिव अप, राइट, बट आई नेवर गिव अप बिकॉज आई बिलीव दैट ही इज देयर। क्योंकि जब मैंने माई सेल्फ एक्सपीरियंस्ड, कहते हैं ना भगवान एक दरवाजा बंद करता है 10 खोलता है, इट इज लाइक दैट ओनली। अगर आप बिलीव करते हो तो, अगर आप विश्वास नहीं करते फिर कुछ नहीं हो सकता, बट यू विल हैव टू बिलीव। कोई ऐसी स्टोरी जो आपको लगता है कि इस 22 साल की जर्नी में कि वो हमेशा मुझे याद रहती है, या कोई मोमेंट ऐसा हो कुछ जो आप शेयर करना चाहो? मुझे लगता है मैं तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आपको सुना ही चुकी हूँ। जैसे अभी लास्ट ईयर का ही अगर मैं बोलूँ, एक जो आपको लगा हो कि यार अच्छा किक मिला हो, या बहुत डिफरेंट यूनिक स्टोरी हो किसी पेरेंट की, या कोई ऐसे एक इंसिडेंट हुआ हो। आई गेस ऐसा कोई एक पर्टिकुलर बताना वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बट मैं बोलूँगी आई गेस शायद जब मैंने आई गेस एज अ थेरेपिस्ट मैंने काम करना शुरू किया था, तो मैं एज एन इंडिविजुअल बच्चों के साथ काम करती थी। शायद एक रेगुलर स्कूल के साथ जब मैंने जीडी गोयनका के साथ काम किया, तो मुझे लगता है दैट वाज अ किक फॉर मी। व्हाई इट वाज अ किक? बिकॉज सी रेगुलर स्कूल्स ना आपको एक
स्पेशल एजुकेटर की तरह या एक थेरेपिस्ट की तरह या आपको साइकोलॉजिस्ट की तरह बिल्कुल ट्रीट नहीं करते हैं. दे ट्रीट यू एज अ रेगुलर टीचर ओनली. राइट, क्योंकि उनको भी नहीं पता है. देखिए उसमें उनका कसूर नहीं मैं गिनूंगी. इट इज जस्ट दैट कि दे ऑल्सो डोंट नो. राइट, उनको लगता है जैसे रेगुलर टीचर है वैसे ये टीचर है. सो मुझे लगता है वहां पे मेरे लिए इट वॉज अ वेरी गुड लर्निंग फॉर मी, क्योंकि वो 11th आवर में एक तो बहुत काम कराते थे. राइट, और उन्होंने इतना मल्टीटास्किंग कराया है मुझसे. मुझे लगता है आज मैं जितनी भी ओवरली सक्सेसफुल अपने आप को फील करती हूँ इस फील्ड में, मुझे लगता है मैंने जो कुछ भी सीखा है इट इज बिकॉज ऑफ देम. राइट, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम कि उन्होंने मुझसे इतना काम कराया. मुझसे उन्होंने टीचर्स सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम या शीट्स बनाती थी. आई यूज्ड टू मेक sheets for all the exams, right? Maths, Hindi, English, computer, though it was not my field. Okay. Right? But उन्होंने मुझे उसकी इतनी डेप्थ में डाला because they asked me to do so. So I did so. Right? मैंने I never gave up. I never put my foot down कि नहीं मुझे नहीं करना है. I never said no to it. और जॉब में आपके पास ऑप्शन भी नहीं होता, आप नो कहाँ ही बोलते हो, है ना? So मुझे लगता है मैंने नो नहीं बोला, but that was a good learning for me. पहले मुझे लगता था कि शायद मेरे लिए ये एक्सपीरियंस वाज नॉट माय एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारे लिए इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना वाज एन एक्सपीरियंस. राइट, अब मुझे लगता है कि नहीं, इट वाज अ माइलस्टोन फॉर मी. क्यों? क्योंकि वहां से मेरी मेजर लर्निंग हुई है. मुझे समझ में आया कि एजुकेशन के फील्ड में भी कितनी डेप्थ है और कितनी डेप्थ में आप बच्चों के साथ काम कर सकते हो. राइट, स्पेशल बच्चों के साथ. सो थैंक्स टू एवरीबडी. मुझे लगता है आई वुड बी थैंकफुल टू एवरीवन. जितने आज तक जितने पेरेंट्स या थेरेपिस्ट या कोई भी लोग आज तक जितने मुझे मिले हैं, मुझे लगता है मैं सबको ही आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीवन, बिकॉज आपको हर कोई कुछ ना कुछ सिखा के जाता है. देयर इज ऑलवेज अ लेसन बिहाइंड एवरी मीटिंग एंड एवरी इंडिविजुअल. राइट, यू जस्ट नीड टू लर्न इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड. अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही मीनिंगफुल और नॉलेजेबल पॉडकास्ट आप लोगों के लिए लाते रहें, तो डू फॉलो अस एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल. हम नहीं जानते कि कौन सी वीडियो, कौन सा पॉडकास्ट किसके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है. और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए नए नए पॉडकास्ट लाते हुए या फिर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वो पॉडकास्ट बनाएं, तो do share your comments on the comment section and we will try our best to get that up to you. Thank you.